यूक्रेन क्रीमिया में पूरी जीत की ओर अजय बढ़त बना रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फिलिप इंग्राम कह रहे हैं। कभी यूके मिलिट्री इंटेलिजेंस में उच्च पदाधिकारी रहे इंग्राम ने सब कुछ देखा है और उनके पास इसे साबित करने के लिए MBE भी है। और उन्होंने अभी अभी एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने एक अहम बात का खुलासा किया। क्रीमिया में कुछ इतना बड़ा हो रहा है कि पुतिन उसे रोकने में असमर्थ हैं। ये सिलसिला महीनों पहले शुरू हो गया था। अब ये एक हिमस्खलन में बदल रहा है जो क्रीमिया को रूसी प्रभाव से मुक्त करेगा और प्रायद्वीप पर पुतिन की पकड़ को खत्म कर देगा। ये सब कुछ संयोग से नहीं हुआ है। इंग्राम ने अपने इंटरव्यू में सबसे पहले यही कहा कि क्रीमिया में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अलग थलग करने की रणनीति हो, ईंधन की भारी कमी हो या फिर प्रायद्वीप पर यूक्रेनी हमले, ये सब पहले से तय योजना के तहत हो रहा है। यूक्रेन ने इसके लिए तैयारी की और उसने क्रीमिया में बार बार एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाकर काले सागर और खुद क्रीमिया के ऊपर हमलों के लिए रास्ते बनाए। अगर हम देखें कि जब भी यूक्रेन को पहली बार अपने लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति मिली तो उसने क्या किया? इंग्राम यह सवाल करते हैं। उसने रूसी एयर डिफेंस क्षमताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। ये हमले पूरे क्रीमिया और पूरे रूस में हुए हैं क्योंकि यूक्रेन ने एयर डिफेंस सिस्टम को योजनाबद्ध और लगातार तरीके से नष्ट किया है। ये क्रीमिया को मुक्त कराने के प्रयास का पहला चरण था और इसने उन सभी घटनाओं की नींव रखी जो हम अब 2026 में देख रहे हैं। हमने देखा कि साल के पहले 2 महीनों में ये हमले बहुत तेजी से बढ़ गए। जनवरी और फरवरी में यूक्रेन ने क्रीमिया की एयर डिफेंस संपत्तियों पर हर महीने 20 से 25 हमले किए। सशस्त्र संघर्ष स्थान और घटना डेटा यानी एस्लेड की रिपोर्ट के अनुसार सिस्टम, रडार और पूरे डिपो यूक्रेनी ड्रोन हमलों में नष्ट हो गए, जिससे हवाई क्षेत्र खुल गया और आगे की सभी कार्रवाइयों के लिए रास्ता बन गया। यूक्रेन ने सिर्फ इसलिए चरण 1 को नहीं रोका क्योंकि वह चरण 2 में प्रवेश कर गया है। ACLED बताता है एक चरण से दूसरा चरण जुड़ जाता है क्योंकि यूक्रेन क्रीमिया में बची हुई एयर डिफेंस को लगातार नष्ट करता जा रहा है। हमने यह 1 अगस्त को देखा जब द न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेनी हमलों ने क्रीमिया के मुख्य बंदरगाह सेवस्तोपोल में एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW की पोजीशनों पर आग लगा दी थी। वह बंदरगाह जो कभी ब्लैक सी फ्लीट का घर था, इससे पहले कि रूस के युद्धपोतों को यूक्रेन से जितना दूर हो सके जाना पड़ा, अब यूक्रेन की रणनीति के पहले चरण को इतनी अच्छी तरह से लागू करने के कारण हमला करना आसान हो गया है। जहां तक उस चरण के आगे बढ़ने की बात है, यह एक सरल विचार है। दूसरा चरण है अलगाव। ये प्रक्रिया जारी है, लेकिन यूक्रेन की सबसे बड़ी जीत ये है कि ये अलगाव रूस को क्रीमिया में और अधिक वायु रक्षा प्रणाली भेजने से रोकता है ताकि वे उन प्रणालियों की जगह ले सके जिन्हें वो खो चुका है। इससे क्रीमिया की रक्षा सीमित और कमजोर हो जाती है। हर रडार, हर सिस्टम और हर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइस जिसे यूक्रेन अभी नष्ट करता है, वो यूक्रेन को अपने अंतिम लक्ष्य पूरे प्रायद्वीप का रूसीकरण खत्म करने के और करीब ले जाता है। इंग्राम के अनुसार रूस की अपनी रक्षा करने की क्षमता खत्म कर दे तो नए मौके खुल जाते हैं और सच में यूक्रेन ने अपने लिए बनाए गए इन मौकों का भरपूर फायदा उठाया है। हवाई रक्षा के विनाश के बाद अलगाव आ गया है। यूक्रेन ने कब्जे वाले क्षेत्रों में वाहनों को रोकने की कार्रवाई को मिलाया है, जहां वह ईंधन और आपूर्ति ट्रकों को नष्ट कर रहा है जो कब्जे वाले क्षेत्रों के जरिए सामान लेकर क्रीमिया जा रहे हैं। इसके साथ ही जुलाई में ही काला सागर और अजोव सागर में शैडो फ्लीट के जहाजों पर 70 से ज्यादा हमले किए गए हैं। ये सब क्रीमिया में ही डिपो और सैन्य ठिकानों पर किए जा रहे हमलों में भी जुड़ जाता है। रूस के क्रीमिया पर नियंत्रण को समर्थन देने वाले लॉजिस्टिकल नेटवर्क को टुकड़ों में काटा जा रहा है, जिससे वो लगभग बेकार हो गया है। इस रणनीति के 2 पहलू हैं। सैन्य दृष्टिकोण निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और हम जल्द ही समझाएंगे कि पुतिन की क्रीमिया पर कमजोर होती पकड़ कितनी अहम हो गई है। लेकिन इससे भी ऊपर इंग्राम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि क्रीमिया में जो हो रहा है उसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। यह पुतिन के लिए उस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र के धीरे धीरे हाथ से निकलने से भी ज्यादा नुकसानदेह है जो कभी उनके लिए अहम माना जाता था। और इसकी वजह एक साधारण सी व्याख्या में छुपी है। क्रीमिया रूसी शक्ति का प्रतीक माना जाता था और वह उस मिथक का उदाहरण था जो पुतिन ने रूसियों और यूक्रेनियों को एक ही लोग बताकर गढ़ा है। ये सब कुछ बिखर चुका है। इंग्राम 2014 में आक्रामकता के शुरुआती अभियान की ओर इशारा करते हैं जब रूस ने अवैध रूप से क्रीमिया को रूस में मिला लिया था, जिसे पुतिन द्वारा बनाए जा रहे मिथक की शुरुआत माना जाता है। इंग्राम बताते हैं कि रूस ने लगभग बिना खून खराबे के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और यही बात उस रूसी मानसिकता के लिए बहुत जरूरी थी जिसे पुतिन प्रायद्वीप के बारे में बनाना चाहते थे। इंग्राम उस कब्जे के बारे में कहते हैं कि इसलिए यह यूक्रेन के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों के लिए रूसी मानसिकता का केंद्र है। सब कुछ वहीं से शुरू हुआ था। इसका व्लादिमीर पुतिन और उनके करीबी लोगों के लिए भी मनोवैज्ञानिक महत्व है। व्लादिमीर पुतिन ने वहां अपना आखिरी हनीमून मनाया था। उनके पास समुद्र के किनारे कुछ बहुत ही कीमती संपत्ति है, जैसा कि उनके करीबी कई ओलिगार्क्स के पास भी है। पुतिन के लिए क्रीमिया को हमेशा रूस का हिस्सा बताने का विचार बहुत जरूरी है। प्रायद्वीप के विलय के तुरंत बाद पुतिन वहां पहुंचे
और उन स्थानों की एक दिखावटी यात्रा की जिन्हें वे अपने मिथकों को और फैलाने के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। सोवियत युग के द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए। पुतिन ने रूसी ईसाई धर्म से जुड़े एक कैथेड्रल का दौरा किया और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे सेवस्तोपोल जाएं और काला सागर बेड़े का निरीक्षण करें, जिसे रूस ने अभी अभी यूक्रेन से छीन लिया था। ये सब रूस की एक महाशक्ति की छवि बनाने के लिए था, जो यूक्रेन को फिर से अपने दायरे में शामिल कर रहा था, और यूक्रेन वासी यही चाहते थे। विलय लगभग बिना खून खराबे के हुआ। यह पुतिन की बड़ी जीत थी, और यही वह चीज है जिसका इस्तेमाल उन्होंने यह मिथक बनाने के लिए किया कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं। पुतिन के लिए क्रीमिया को एकता के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। यह इंग्राम के अनुसार है, जो कहते हैं कि यह यूक्रेन वासियों और रूसियों के बीच भी साझा था, क्योंकि सेवास्तोपोल में काला सागर बेड़े का मुख्यालय था। इसलिए कई वर्षों तक यूक्रेन और रूस के बीच एकता का यह प्रतीक रहा है। पुतिन ने जुलाई 2021 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने से कुछ महीने पहले रूसियों और यूक्रेन वासियों की ऐतिहासिक एकता पर नामक एक निबंध के साथ इस एकता के दावे को और मजबूत किया। अपने लंबे चौड़े लेख में पुतिन ने दावा किया कि रूसी और यूक्रेनी हमेशा एक ही थे, और दोनों के बीच जो दीवार खड़ी हुई है उसके लिए बाहरी ताकतें जिम्मेदार है। फूट डालो और राज करो, जैसा कि पुतिन कहते हैं, और ये एक रणनीति है जिससे वह बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। पुतिन ने घोषणा की कि रूसी, यूक्रेनी और बेलारूसी सभी प्राचीन रूस के वंशज है। उनके अनुसार यही वजह काफी है कि रूस क्रीमिया और अंततः यूक्रेन पर नियंत्रण कर ले, या पुतिन के नजरिए से कहे तो उन्हें एकजुट कर ले। ये सारा संदर्भ इस समय क्रीमिया में जो हो रहा है उसके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यूक्रेन की अलगाव रणनीति पुतिन द्वारा बनाए गए इस मिथक का सीधा खंडन है। अगर एक लोग होने का दावा सच होता तो यूक्रेन वासियों को रूस में शामिल होकर एक होना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते। क्रीमिया के बिना खून खराबे के विलय ने पुतिन के मिथक को और हवा दी, लेकिन इस समय पूरे प्रायद्वीप में हो रही असली तबाही और दर्द उस कहानी को नष्ट कर देता है। यूक्रेन जो कर रहा है उसकी मनोवैज्ञानिक अहमियत को कम मत आकिए। यूक्रेन का अनुमान है कि 2014 के विलय के बाद कम से कम 8,50,000 रूसी क्रीमिया में बस चुके हैं, और भी बहुत से लोग इस प्रायद्वीप को छुट्टियां बिताने की जगह मानते हैं। इन सभी को पुतिन के एकता के दावे ने आकर्षित किया था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि यूक्रेन द्वारा भेजा गया हर ड्रोन या मिसाइल न सिर्फ सैन्य उपकरणों में छेद करता है, बल्कि उस कहानी में भी छेद करता है जो पुतिन ने बुनी थी। यूक्रेनियन और रूसी एक ही लोग नहीं है। यूक्रेन के ऑपरेशन के दूसरे चरण में यही संदेश बार बार जोर देकर बताया जा रहा है। इस मिथक का टूटना प्रायद्वीप पर पुतिन की पकड़ खत्म करने की कुंजी है, क्योंकि ये उन झूठों को उजागर करता है जो पुतिन ने सबसे पहले क्रीमिया पर कब्जा बनाए रखने के लिए बोले थे। लेकिन कथित एकता से परे पुतिन के क्रीमिया पर नियंत्रण का एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है जिसे समझना जरूरी है, और वो है शक्ति। पुतिन के लिए एकता की तुलना में ताकत का प्रदर्शन कहीं ज्यादा मायने रखता है, और एक दशक से भी ज्यादा समय से क्रीमिया यूक्रेन पर हावी होने की रूस की कथित क्षमता का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा है। बिना खून खराबे के तख्तापलट सिर्फ एकता के बारे में नहीं था, यह दुनिया और यूक्रेन के लोगों को दिखाने के लिए था कि रूस से डरना चाहिए। यूक्रेन ने पलटवार नहीं किया क्योंकि वह ऐसा करने से डरता था। उससे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो रूस बाकी देश पर भी कब्जा कर लेगा। 2014 में शायद ऐसा ही था, जब यूक्रेन पूर्ण पैमाने के आक्रमण को रोकने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 2022 और उसके बाद यूक्रेन ने रूस के अजेय होने के इस दावे को खत्म कर दिया है। अब क्रीमिया में उड़ने वाली हर मिसाइल या हमला करने वाला हर ड्रोन पुतिन के ताकत के दावों और प्रायद्वीप की हकीकत के बीच एक साफ विरोधाभास दिखाता है। रूसी मिथक यूक्रेन के अलगाव अभियान के जरिए धीरे धीरे नष्ट हो रही है। साथ ही क्रीमिया के साथ जो कुछ भी किया गया है वो भी इंग्राम काला सागर बेड़े के साथ जो हुआ उसकी ओर इशारा करते हैं, क्योंकि उस बेड़े का लगभग 30% हिस्सा नष्ट हो चुका है और बाकी छिप गया है। वह यूक्रेन के कर्च ब्रिज पर हुए हमलों को उजागर करते हैं, जो रूस की कथित ताकत का एक और प्रतीक है, क्योंकि ये क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये सब कभी संभव नहीं माना गया था। रूस बहुत मजबूत था, यूक्रेन बहुत कमजोर था। रूस क्रीमिया के विलय को यूक्रेन के साथ पुनः एकीकरण की शुरुआत के रूप में पेश करना चाहता था, जो रूस के गौरवशाली दिनों की वापसी है। यूक्रेन ने खासकर 2026 में कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर हो रही है क्योंकि यूक्रेन ने प्रायद्वीप की वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने और उसे रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों से अलग थलग करने में काफी सफलता हासिल की है। लेकिन बात इससे भी कहीं गहरी है। पुतिन की परियों की कहानियों से आगे क्रीमिया एक सैन्य संपत्ति भी था, वो भी उस मिथक के साथ जीत की ओर यूक्रेन की अडिग बढ़त में खत्म किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप हमारे सभी डेली वीडियोस देख सके। 2026 में क्रीमिया आज जो है और रूस के लिए रणनीतिक रूप से जो होना चाहिए था उसमें बहुत बड़ा फर्क है। क्रीमिया एक बहुत बड़ा इलाका है, इंग्राम बताते हैं।
ये तब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित साबित हुआ जब तक यूक्रेन के पास मध्यम दूरी की क्षमता नहीं थी। ये एक अपेक्षाकृत सुरक्षित ठिकाना था जहां रसद भंडार रखे जा सकते थे, वायुसेना के बेस बनाए जा सकते थे और बाकी सब कुछ किया जा सकता था ताकि वहां से उड़ान भरकर यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जो कुछ भी हो रहा था उसमें समर्थन दिया जा सके और वहां मौजूद रूसी सैनिकों की मदद की जा सके। इंग्राम कहते हैं कि क्रीमिया ने मूल रूप से रूस को लगभग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी क्षमता प्रदान की, क्योंकि पुतिन को लगा था कि यूक्रेन प्रायद्वीप पर हमला नहीं कर सकता। यूके के विशेषज्ञ बार बार सुरक्षित शब्द दोहराते हैं। पुतिन को यही लगता था कि क्रीमिया एक सुरक्षित ठिकाना है जहां से हमले किए जा सकते हैं और पूर्वी यूक्रेन में रसद पहुंचाई जा सकती है। लेकिन अब ये सब बदल चुका है और ये यूक्रेन की शानदार अलगाव रणनीति की वजह से है। इंग्राम कहते हैं कि क्रीमिया प्रायद्वीप को अलग थलग करके यूक्रेन रूस की यह क्षमता रोक रहा है। इसने रूस की उस क्षमता को रोक दिया है जिससे वह इसे एक हवाई अड्डे या कई हवाई अड्डों, रसद अड्डों और कमांड व कंट्रोल अड्डों के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। ब्लैक सी फ्लीट को बाहर कर दिया गया है और इन सब की वजह से पुतिन क्रीमिया को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि अब वह इस प्रायद्वीप का इस्तेमाल उस सैन्य वर्चस्व के लिए नहीं कर सकते जिसका उन्होंने रूस की जनता से वादा किया था। पुतिन को मजबूर होकर देखना पड़ा है कि क्रीमिया के लिए यूक्रेन की रणनीति उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक और कहीं ज्यादा प्रभावी साबित हुई है। जब सिर्फ कभी कभार केर्च ब्रिज पर हमला होता था या ब्लैक सी में सैन्य संपत्तियों पर हमले होते थे, लेकिन खुद क्रीमिया पर नहीं, तो पुतिन उसे संभाल सकते थे। पुतिन तर्क देते थे कि अलग थलग हमलों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब यूक्रेन की रणनीति सब कुछ समेटे हुए है। क्रीमिया अब एक नियमित निशाना बन गया है जिस पर आमतौर पर हर हफ्ते कई बार हमला होता है। ब्लैक सी लगभग पूरी तरह यूक्रेन के नियंत्रण में है और जो लॉजिस्टिक रास्ते कब्जे वाले इलाकों से क्रीमिया तक जाते थे वे भी बिखर चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुतिन की पकड़ क्रीमिया पर ढीली पड़ रही है। रूस एक बार फिर यूक्रेन को कम आंकने की वजह से रणनीतिक रूप से बेनकाब हो गया है। जिस भूगोल ने क्रीमिया को हमले की शुरुआत में रूस के लिए इतना कीमती बना दिया था, वही अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। जिस मध्यम दूरी की क्षमता की इंग्राम बात करते हैं, वह अब कोई समस्या नहीं रही। यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जो क्रीमिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। उसके पास ऐसे नौसैनिक ड्रोन भी हैं जो ब्लैक सी की पूरी लंबाई और अज़ोव सागर तक जा सकते हैं। अब दूरी कोई मायने नहीं रखती। ब्लैक सी फ्लीट ने ये बात शुरू में ही समझ ली थी और अब क्रीमिया के बाकी हिस्सों को भी ये संदेश मिल रहा है। क्रीमिया अब सुरक्षित नहीं है और इसका मतलब है कि इसे उस विशाल सैन्य अड्डे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जैसा पुतिन ने सोचा था। पुलों, रेल संपर्कों, काफिलों और ईंधन डिपो तक हर चीज पर यूक्रेन के हमलों ने पुतिन के लिए क्रीमिया की रणनीतिक उपयोगिता खत्म कर दी है। यूक्रेन क्रीमिया को वापस लेने के लिए बल का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इसे ऐसे तरीके से कर रहा है जिसकी किसी ने, खासकर पुतिन ने, कभी उम्मीद नहीं की थी। सालों तक, खासकर यूक्रेन युद्ध से पहले, आम राय थी कि क्रीमिया को वापस लेने के लिए एक विशाल उभयचर हमला जरूरी होगा जिससे यूक्रेन प्रायद्वीप में अपनी सेना उतार सके। उस हमले में उस संकरे जमीन के टुकड़े से भी धावा बोला जाता जो क्रीमिया को यूक्रेन से जोड़ता है। ये बस हो ही नहीं सकता था। यूक्रेन को दसियों हजार बल्कि उससे भी ज्यादा सैनिकों की जान गंवानी पड़ती और वह मुख्य भूमि पर खुद को असुरक्षित कर लेता। बल प्रयोग कोई विकल्प नहीं था और पश्चिम में ज्यादातर लोग भी इससे सहमत थे, जैसा कि द कीव इंडिपेंडेंट ने बताया। लेकिन अब बल प्रयोग एक विकल्प बन गया है, बस वो बल नहीं जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। जैसा कि यूक्रेन में अक्सर होता आया है, ड्रोन हर चीज के केंद्र में है और ड्रोन की वजह से ही यूक्रेन को पुतिन की पकड़ ढीली करने के लिए क्रीमिया में सैनिक भेजने की भी जरूरत नहीं है। लगातार हो रहे ड्रोन हमले और उनके बाद के प्रभाव यूक्रेन के लिए रूसीकरण हटाने का काम कर रहे हैं। अब हमने वो फेरी देखी है जो रूस से कर्च जलडमरू मध्य के पार ट्रेनें लेकर क्रीमिया जाती हैं, जो पर्यटकों के साथ साथ तेल, गैस, खाना और बाकी सारी चीजें भी लाती हैं जिनकी लोगों को वहां रहने के लिए जरूरत होती है। इन्हें यूक्रेन द्वारा बार बार निशाना बनाया जाता है, इंग्राम बताते हैं। यह कब्जे वाले क्षेत्र में ट्रक हमलों के अलावा है। अब यूक्रेन ईंधन से लेकर पानी तक क्रीमिया में जाने वाली हर चीज के प्रवाह को नियंत्रित करता है और समस्याएं सबके सामने साफ दिख रही हैं। यूक्रेन की अलगाव रणनीति के कारण क्रीमिया में ईंधन संकट पैदा हो गया है, क्योंकि पेट्रोल पंपों का ईंधन खत्म हो गया है और रूसियों के पास उन्हें फिर से भरने का कोई साधन नहीं बचा है। यूक्रेन कहा जा सकता है कि प्रायद्वीप पर फायर कंट्रोल लागू करता है, जो कि उन वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से संभव हुआ है, जैसा कि हमने उल्लेख किया था। ईंधन के अलावा भोजन भी एक समस्या है। रॉयटर्स ने 1 अगस्त को रिपोर्ट किया कि क्रीमिया में रूसी कब्जाधारियों को अब गर्म भोजन पाने के लिए कतार में लगना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन क्रीमिया की ऊर्जा ग्रिड पर हमले कर रहा है, जिससे कब्जाधारियों से बिजली छिन जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पूरे शहर बिना बिजली और पानी के रह जाते हैं। कुछ मामलों में रूस के बिजली बहाल करने से पहले ब्लैकआउट कई दिनों तक चलता है और फिर यूक्रेन दोबारा हमला कर देता है। जुलाई में प्रायद्वीप पर रात के समय की रोशनी 20% तक कम हो गई। युद्ध से पहले क्रीमिया की आबादी में से 14 लाख लोग यूक्रेन द्वारा किए गए बिजली कटौती से प्रभावित हुई है। यही तो असली मकसद है। प्रतीकात्मक और सैन्य पहलुओं से आगे बढ़कर यूक्रेन क्रीमिया को उन लोगों के लिए धरती पर नर्क बना रहा है जिन्हें रूस ने प्रायद्वीप पर बसाया है। वे लोग जानते हैं कि पुतिन उनकी रक्षा नहीं कर सकते, वे इसे हर दिन देख रहे हैं, लेकिन जो बात वाकई पुतिन को चोट पहुंचाएगी वह रोजमर्रा के कब्जाधारी नहीं है जो खाने के लिए लाइन में लगे हैं, बचा खुचा ईंधन खर्च करके किसी विक्रेता तक पहुंच रहे हैं, बल्कि वे अभिजात्य वर्ग हैं। वे देख सकते हैं कि क्रीमिया क्या बन गया है और यह वह नहीं है जो पुतिन ने उनसे वादा किया था। क्रीमिया को एक छुट्टियों की जगह बनना था।
पुतिन के धन कुबेरों के लिए एक स्वर्ग जिसे यूक्रेन छू भी नहीं सकता था। अब वे धन कुबेर समुद्र तट पर जाते हैं और देखते हैं कि समुद्र तट पर बारूदी सुरंगें बिछी हैं, कांटेदार तार लगी है और टैंक रोधी उपकरण लगे हैं। अब सब कुछ वैसा नहीं रहा, सब बदल गया है, इंग्राम कहते हैं। यही संदेश अब रूस के उच्च वर्गों में पुतिन के करीबी घेरे में वापस जा रहा है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वह है कथा के विनाश के माध्यम से मुक्ति। यूक्रेन को अपने सैनिकों को क्रीमिया भेजने की जरूरत नहीं है। जो वह कर रहा है वह प्रायद्वीप को पुतिन और उनके अभिजात वर्ग के लिए अनुपयोगी बना रहा है। यूक्रेन को बस ड्रोन भेजते रहना है, जैसे वह पिछले कुछ महीनों से कर रहा है। हर हमला नुकसान करता है। वह नुकसान यूक्रेन की शानदार अलगाव रणनीति के कारण ठीक नहीं किया जा सकता। और हर बार जब कोई ड्रोन क्रीमिया में गिरता है, पुतिन को एक झटका लगता है। रूस के नेता और कितने झटके सह सकते हैं? जब ये सब हो रहा है, रूस सितंबर के मध्य में राज्य ड्यूमा चुनावों की तैयारी कर रहा है। ये पहले ऐसे चुनाव हैं जो पुतिन के हमले शुरू करने के बाद हो रहे हैं और रूस के नेता को खराब नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें सत्ता से हटाए जाने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन उनके कई सहयोगियों को है। जिन लोगों को पुतिन ने अपनी बात मानने के लिए बिठाया है वे चुनाव मैदान में हैं और क्रीमिया की स्थिति शायद सबसे बड़ा कारक है। अब पुतिन डरे हुए हैं। उन्हें चिंता है कि क्रीमिया में जो हो रहा है, साथ ही यूक्रेन के अन्य प्रतीकात्मक ठिकानों जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले चुनावों के उनके पक्ष में न जाने का कारण बन सकते हैं। यहाँ तक कि एक पुलिस राज्य में भी, जहाँ वह कथित तौर पर सब कुछ नियंत्रित करते हैं, वे उच्च पदस्थ लोग जिन्होंने सोचा था कि पुतिन से उनका जुड़ाव उन्हें सत्ता दिलाएगा, अब बाहर का रास्ता देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वे इसके लिए क्रीमिया में हो रही घटनाओं को दोष देंगे। क्रेमलिन के अंधेरे कोनों में और उन ओलिगार्क्स और राजनेताओं के घरों में जो देख रहे हैं कि पुतिन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है, पुतिन की असफलता की फुसफुसाहटें दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। आखिरकार यही यूक्रेन की पूरी रणनीति का मकसद है। इंग्राम ने सितंबर के चुनावों का जिक्र एक वजह से किया था। इसका मकसद यह दिखाना था कि पुतिन कमजोर है, उनकी ताकत उतनी अभेद्य नहीं है जितना उन्होंने सोचा था, और इसकी वजह यूक्रेन है। क्राइमिया पर पुतिन का नियंत्रण टूटना आम रूसी नागरिकों को मतदान में और पर्दे के पीछे बैठे अभिजात वर्ग को आखिरकार उस नेता के खिलाफ कुछ करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो इतनी दूर जा चुका है कि अब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। पुतिन क्राइमिया से पीछे नहीं हटेंगे, यूक्रेन हमला नहीं करेगा, लेकिन यूक्रेन को प्रायद्वीप पर विजयी होने के लिए इनमें से किसी भी स्थिति के होने की जरूरत नहीं है। पूर्व यूक्रेनी रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने जून में ही सब कुछ साफ कर दिया था। क्राइमिया एक द्वीप बनता जा रहा है। आप कह सकते हैं कि वह पहले से ही एक द्वीप है और प्रायद्वीप के भविष्य में और हमले और दर्द और उस रूसी राष्ट्रपति पर और गुस्सा है जिसने सुरक्षा देने का वादा किया था लेकिन हर मोड़ पर नाकाम रहा। हम क्राइमिया में रूसी शासन के अंत की शुरुआत देख रहे हैं। प्रायद्वीप पर कुछ बड़ा पहले से ही हो रहा है और पुतिन के लिए यहाँ से हालात और भी खराब होने वाले हैं। इंग्राम ने समझाया है कि यूक्रेन क्राइमिया में क्या कर रहा है और उस शानदार 2 चरणों वाले अभियान के बाद के प्रभाव क्या हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से भड़क उठा है। कई दिनों तक हमले पहले ही किए जा चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरी बार होने पर कुछ अलग है। अब बात सिर्फ हवाई ताकत की नहीं रह गई है। अमेरिका ने अपने सबक सीख लिए हैं और जानता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दूसरी बार सफलता की कुंजी होगी। तो अमेरिका ने एक गुप्त हथियार इस्तेमाल में उतार दिया है और ये कोई साधारण हथियार नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे यूक्रेन ने विकसित किया और अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करना सीख लिया। यूक्रेन ने अमेरिका को इसकी कुंजी दी। अब अमेरिका के इतिहास में पहली बार उस कुंजी का इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य की बाधा को खोलने के लिए किया जा रहा है और ईरान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह कुंजी क्या है, हम यूएस सेंट्रल कमांड या सेंटकॉम को समझाने देंगे। 13 जुलाई को एक्स पर प्रकाशित एक लेख में सेंटकॉम ने खुलासा किया कि उसने पिछले दिन ईरान के खिलाफ आक्रामक हमलों की एक लहर शुरू की थी और उन हमलों ने कई स्थानों को निशाना बनाया जिनका मुख्य उद्देश्य ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजरानी पर हमला करने से रोकना था। सेंटकॉम बलों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों, 9 सैनिक जहाजों, एक तरफा हमलावर हवाई ड्रोन और एक तरफा हमलावर समुद्री ड्रोन का उपयोग करते हुए ईरानी सैन्य वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार स्थलों, मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं और छोटी नौकाओं पर हमला किया। पहली बार इस लेख में इसका खुलासा किया गया। यही आखिरी बयान सबसे अहम है। पहली बार अमेरिका ने किसी दुश्मन के खिलाफ हमले के लिए कामिकाजे समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया है और ऐसा करके अमेरिका ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो यूक्रेन द्वारा काला सागर और एजो सागर में रूस के खिलाफ हासिल की गई सभी उपलब्धियों से प्रेरित हुआ है। यूक्रेन इस ड्रोन तकनीक के युग का नव प्रवर्तक है और उसने समुद्री ड्रोनों का इस्तेमाल करके किसी अपेक्षाकृत छोटे जल क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक खाका तैयार किया है। अब यूक्रेन का गुप्त हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई में ये यूक्रेन में बना हथियार है जो नुकसान पहुंचा रहा है? ऐसे संकेत मिले थे कि ये वही हो सकता है जो अमेरिका द्वारा पहली बार समुद्री ड्रोन इस्तेमाल करने से करीब 1 महीने पहले सामने आए थे। 9 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के मगुरा
V5 समुद्री ड्रोन ने अमेरिकी प्रशिक्षण अभियान के दौरान इंडो पैसिफिक में अपनी शुरुआत की थी। इस ड्रोन ने गहरी छाप छोड़ी। इस अभियान में 17,000 सैनिक शामिल थे और इसने फिलीपींस में एक लाइव फायर अभ्यास के दौरान एक टारगेट जहाज को डुबोने में सफलता हासिल की। इससे यह साबित हुआ कि यह ठीक वैसा ही है जैसा यूक्रेन हमेशा से दिखाता आया है। ये वही ड्रोन है जिसने रूस के काला सागर बेड़े में तबाही मचाई है। यहाँ तक कि आज यूक्रेन में वह बेड़ा लगभग कोई मायने नहीं रखता और फिलीपींस में अमेरिका को पहली बार यूक्रेन के हथियार की ताकत का सीधा एहसास हुआ। अमेरिका ने यह हमला लूजोन जलडमरू मध्य में भी किया, जो एक जानबूझकर उठाया गया कदम लगता था ताकि उन देशों को दिखाया जा सके जो संकरे जलमार्गों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि ईरान जो होर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा रखता है, कि अमेरिका समुद्री ड्रोन का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। उस अभियान ने यूक्रेन के ड्रोन के काला सागर से बाहर आधिकारिक प्रसार को चिन्हित किया और इससे आपको ये मानने का कारण मिल सकता है कि 12 जुलाई को अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए मगुरा V5 का इस्तेमाल किया था। हालांकि वे अनुमान गलत है। संभव है कि अमेरिका मगुरा V5 का परीक्षण कर रहा हो और ये भी संभव है कि वह जल्द ही इस ड्रोन की ताकत, जिसमें 320 किलोग्राम पेलोड और 430 नॉटिकल मील की रेंज है, को होर्मुज जलडमरू मध्य में इस्तेमाल करे। लेकिन समुद्री ड्रोन की अपनी पहली युद्ध तैनाती के लिए संभव है कि अमेरिका को यूक्रेन की काला सागर में की गई कार्रवाइयों से प्रेरणा मिली हो, लेकिन वह ईरान को यह संदेश देने के लिए अपना खुद का विकसित किया गया ड्रोन इस्तेमाल करना चाहता था कि अब एक नया प्रकार का हथियार मैदान में आ चुका है। 12 जुलाई को अमेरिका ने मगुरा V5 का इस्तेमाल नहीं किया था, उसने कॉर्सेर का इस्तेमाल किया था। सेंटकॉम ने ईरान में जो किया उस पर अपनी रिपोर्ट में मिलिट्री टाइम्स कहता है कि अमेरिका ने कॉर्सेर का इस्तेमाल ईरान की क्षमता को कमजोर करने में मदद करने के लिए किया, ताकि वह होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए वाणिज्यिक जहाजों पर हमला जारी न रख सके। और यह समझना आसान है कि अमेरिका ने यूक्रेन के अधिक स्थापित ड्रोन की बजाय उस समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल क्यों करना पसंद किया। कॉर्सेर एक पावर हाउस है, टेक्सास स्थित सारोनिक द्वारा बनाया गया। कॉर्सेर की लंबाई 24 फीट है और ये 1000 किलोग्राम का पेलोड 1000 से अधिक समुद्री मील की दूरी तक पहुंचा सकता है। तो यह मागुरा V5 की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक दूरी तय कर सकता है और कामिकाजे हमले में 3 गुना से भी अधिक विस्फोटक शक्ति पहुंचा सकता है। कॉर्सेर 35 नॉट्स तक की स्पीड भी पकड़ सकता है, जो इसे इतना तेज बनाता है कि यह होर्मुज जलडमरू मध्य में मुख्य खतरा बने ईरानी फास्ट बोट से निपट सके। आखिरकार ईरान की पारंपरिक नौसेना ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले चरण के आखिरी हिस्से में अमेरिका दावा कर रहा था कि उसने ईरान के 160 से ज्यादा नौसैनिक जहाजों को तबाह कर दिया है, जिससे ईरान की नौसेना को शुरू में ही लगभग खत्म कर दिया गया। अब ईरान की रणनीति का मुख्य हिस्सा तेज नावें और इसी तरह के छोटे जहाज है। यूक्रेन की काला सागर वाली रणनीति का अनुसरण करते हुए अब अमेरिका चाहता है कि कोरसेर को इसका आदर्श जवाब बनाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने युद्ध के नजरिए से कोरसेर को मागुरा V5 के बजाय क्यों चुना होगा। हाँ, कोरसेर ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा दूर तक जा सकता है, लेकिन मागुरा V5 एक साबित हो चुका जहाज विनाशक है। इससे आपको लग सकता है कि वो बेहतर विकल्प था, लेकिन कोरसेर भी बिल्कुल अनपरीक्षित नहीं है। असल में इसे अमेरिका पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, हालांकि उस तरह के मिशन के लिए नहीं जैसा हमने अभी देखा है। कोरसेर प्लेटफॉर्म ने 1 लाख से ज्यादा समुद्री मील तय किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस ड्रोन को पहली बार ईरान में समुद्र में उतारा गया हो। इसका अन्य प्रकार के मिशनों में भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और ये रिकॉर्ड हाल ही का है। टास्क एंड पर्पस बताता है कि सिर्फ 8 जून को ही अमेरिका ने ओमान के तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के क्रू को बचाने के लिए कोरसेर का इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि उस हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया था और कोरसेर ने दिखा दिया कि वो सैनिकों को बचाने के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित तरीके से गुजर सकता है। ये अपने आप में अमेरिका के लिए पहली बार था, क्योंकि ये पहली बार था जब अमेरिका ने समुद्र में फंसे कर्मियों को बचाने के लिए एक समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया था। 12 जुलाई को सेंटकॉम ने कोरसेर के साथ जो किया वो काफी अलग था। यहाँ अमेरिका ने जो किया है वह ये है कि उसने यूक्रेन को आधुनिक नौसैनिक युद्ध को नया रूप देते हुए देखा है। मगुरा जैसे ड्रोन से प्रेरित होकर जो, जैसा कि हम याद दिला दें, जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य तक भी पहुंच सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्री ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया है। यह तेहरान शासन के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि इस बार होर्मुज जलडमरू मध्य पर होने वाली लड़ाई अलग तरीके से होने वाली है। काले सागर की तरह होर्मुज जलडमरू मध्य भी एक अपेक्षाकृत छोटा जल क्षेत्र है, जिसके प्रवेश बिंदु स्पष्ट है। इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि कुछ सवाल अभी भी बाकी है, जिनका हमने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका ने वास्तव में कॉर्सेर से किस चीज पर हमला किया था। हम जानते हैं कि इस तरह का पहला हमला हुआ था, लेकिन उसने आखिर क्या नष्ट किया। आप इसका जवाब जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। यूक्रेन के ब्लैक सी अभियान और जो अमेरिका ने अभी अपने सी ड्रोन के साथ किया,
उसमें एक बड़ा अंतर है और ये अंतर उस लक्ष्य के प्रकार में है जिस पर हमला किया गया था। यूक्रेन अपने सी ड्रोन से मुख्य रूप से जहाजों को नष्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि रूस ब्लैक सी में नष्ट किए गए युद्धपोतों की भरपाई नहीं कर सकता। अमेरिका के पास ईरान की तेज नौकाओं के मामले में यह सुविधा नहीं है, जो रूस के युद्धपोतों की तुलना में छोटी, तेज और कहीं अधिक संख्या में है। इसलिए अमेरिका ने तय किया कि कोर्सेयर से तेज नौकाओं को निशाना बनाने के बजाय वो सीधे उनके स्रोत पर हमला करेगा, यानी उस बेस पर जहां से ये तेज नौकाएं रवाना होती हैं। 12 जुलाई को अमेरिका ने कोर्सेयर के साथ जो किया वह हमलों की एक व्यापक श्रृंखला का हिस्सा था, जिसमें हवाई ड्रोन, युद्धपोत और फाइटर जेट भी शामिल थे और इन सब ने मिलकर दर्जनों ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। हालांकि बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाने का काम कोर्सेयरों का था। अमेरिका के 3 समुद्री ड्रोन उस अड्डे पर गए थे और ये साफ है कि अमेरिका ने अपने कॉम्बैट फर्स्ट अप्रोच के लिए इस खास लक्ष्य को क्यों चुना। बंदर अब्बास को ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डों में से एक माना जाता है क्योंकि ये ईरानी नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC द्वारा तैनात नौसैनिक बलों दोनों के लिए एक प्रमुख ठिकाना है। दूसरा, मुख्य रूप से उन तेज नौकाओं की तैनाती के लिए जिम्मेदार है जिनका इस्तेमाल ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में शिपिंग को बाधित करने के लिए करता है। सैंडबॉक्स की रिपोर्ट के अनुसार बंदर अब्बास ईरान की नौसैनिक ताकतों के लिए एक तरह से हर काम का माहिर है। यहाँ कमांड और कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ईरान इसका इस्तेमाल अपनी तेज नौकाओं और माइंस बिछाने वाले जहाजों के लिए एक स्टेजिंग पॉइंट के रूप में करता है। इन दोनों ने ही होर्मुज में पहले ही काफी समस्याएं पैदा कर दी है। इस खास बेस पर मिसाइलें भी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी बात और शायद यही वजह है कि ये बेस अमेरिका के कोर्सेयर द्वारा सबसे पहले निशाना बनाया गया था। बंदर अब्बास ठीक होर्मुज जलडमरू मध्य के मोड़ के सिरे पर स्थित है, जो लगभग जल मार्ग के ठीक बीचों बीच है। ये बेस हर चीज के लिए केंद्रीय है। कोई भी जहाज जो जलडमरू मध्य में प्रवेश या बाहर निकलने की कोशिश करता है वो बंदर अब्बास से बच नहीं सकता, और कोई भी जहाज जिसे ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य में नहीं चाहता उसे इस विशेष बेस से छोड़े गए हथियारों से निशाना बनाया जा सकता है। तो अमेरिका ने इस पर कोर्सेयर समुद्री ड्रोन से हमला किया और ऐसा करके अमेरिका ने न सिर्फ बेस में बने बंदरगाहों को नष्ट करने का लक्ष्य रखा, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि बंदर अब्बास में स्थापित सोवियत युग की वायु रक्षा प्रणालियों और चीनी एंटी शिप मिसाइलों से पैदा होने वाला खतरा भी लगभग बेअसर हो जाएगा। सैंडबॉक्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका का खास निशाना शायद बंदर अब्बास में पनडुब्बी मरम्मत और रख रखाव सुविधाएं रही हों, जो इस संदर्भ में समझ में आता है कि ईरान की नौसैनिक शक्ति के उस एक बचे हुए पहलू को खत्म किया जाए जिसे अमेरिका सतह पर हवाई हमलों और एंटी शिप मिसाइलों से आसानी से नष्ट नहीं कर सकता। हालांकि अमेरिका ने अब तक सिर्फ इतना ही पुष्टि की है कि हमला हुआ था और उसमें कोर्सेयर समुद्री ड्रोन शामिल थे। इसके अलावा और कुछ नहीं बताया गया है। अब बंदर अब्बास अमेरिकी हमलों के लिए नया नहीं है, इसे पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। हालांकि ईरानी शासन इस बार अमेरिका की योजना के लिए तैयार नहीं थी, वो हो भी नहीं सकती थी। कॉर्सेयर का इस्तेमाल पहले कभी हमले के लिए नहीं किया गया था और हालांकि ईरान को शायद अंदाजा था कि अमेरिका आखिरकार होर्मुज की लड़ाई में समुद्री ड्रोन शामिल करेगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उन ड्रोन का इस्तेमाल किसी बेस पर हमला करने के लिए किया जाएगा। तेज नावें शायद, लेकिन ईरान के तट पर सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक पर हमला होना नहीं था। फिर भी उस पर हमला हुआ और भले ही ईरान ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कोर्सेयर अमेरिका का चुना हुआ हथियार होगा, लेकिन उसे पता था कि कुछ होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के फिर से शुरू होने से पहले ये बात बहुत साफ कर दी थी। अमेरिका की मर्जी के मुताबिक या जितनी तेजी से बातचीत आगे बढ़नी चाहिए थी वैसा नहीं हो रहा था, जिससे वे निराश थे। ट्रंप ने 8 जुलाई को कहा कि अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध विराम समझौता खत्म हो चुका है और उन्होंने देश के नेताओं को पागल और नीच करार दिया। ये उस समय हुआ जब अमेरिका और ईरान के बीच अब तक की सबसे खराब झड़पें हुई, जो दोनों देशों के बीच हुए उस समझौते के बाद देखी गई, जिसमें अन्य बातों के अलावा 60 दिन के युद्ध विराम की गारंटी दी गई थी। हम मानते हैं कि वह गारंटी काम नहीं आई। अमेरिका भी रुकने के कोई संकेत नहीं दे रहा है। समुद्री ड्रोन का हथियार के रूप में पहली बार इस्तेमाल करने के 2 दिन बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के पावर प्लांट्स और पुल अब निशाने पर हैं। साथ ही अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नाकाबंदी भी शुरू कर दी। ट्रंप ने घोषणा की अगले हफ्ते उनके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे और जोड़ा, हम उनके सभी पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे, हम उनके सभी पुलों को तबाह कर देंगे जब तक कि वे बातचीत के लिए मेज पर नहीं आते। थोड़ा निंदक लगने के खतरे के बावजूद जितनी चीजें बदलती हैं उतनी ही वैसी की वैसी रहती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका और ईरान फिर से वही पहुंच गए हैं जहां वे कुछ महीने पहले थे। यह सब हमें इस स्पष्ट सवाल की ओर ले जाता है कि इसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि अमेरिका कई काम पहली बार कर रहा है, साथ ही हवाई और नौसैनिक हमलों को फिर से शुरू किया है, जिन्होंने मार्च से जून के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति को आकार दिया था। यह ट्रंप प्रशासन के लिए भी कोई अल्पकालिक चीज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के साथ युद्ध फिर से शुरू हो गया है
और यह तब तक चलेगा जब तक अमेरिका को इसकी जरूरत है। कांग्रेस को औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है कि अमेरिका ईरान में सैन्य गतिविधि फिर से शुरू कर रहा है, जिसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने 10 जुलाई को भेजे गए एक पत्र के माध्यम से दी थी। कांग्रेस को सूचित किया गया है कि यह गतिविधि शुरू हो चुकी है। इससे अमेरिका में बहस छिड़ गई है। एक सूचना देना और कांग्रेस की मंजूरी लेना एक ही बात नहीं है। वैसे भी ट्रंप प्रशासन ने पहली बार भी मंजूरी नहीं मांगी थी। जबकि बहस जारी है, हम अमेरिका द्वारा पहली बार समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल कर हमला करने के सैन्य प्रभावों में ज्यादा रुचि रखते हैं। इन प्रभावों का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि यह एक घटना संकेत देती है कि अमेरिका अपने हथियारों के विकास और खरीद की प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव कर सकता है। सारोनिक अमेरिका की रक्षा उद्योग में हो रहे बदलाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक बार फिर यूक्रेन से प्रेरित होकर अमेरिका अपने रक्षा ठेकेदारों से वास्तविक युद्ध क्षमता उपलब्ध कराने की उम्मीद कर रहा है, बल्कि बेशुमार मिलियन डॉलर ऐसे प्लेटफॉर्म्स और हथियारों पर खर्च करने के बजाय जो ताकत दिखाने जितने ही उसे सचमुच इस्तेमाल करने के लिए भी होते हैं। कॉर्सेयर इस रक्षा खरीद प्रणाली में बदलाव का एक नतीजा है। यह समुद्री ड्रोन अमेरिका को $1 मिलियन से भी कम में पड़ता है, जिससे ये अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे किसी भी मिसाइल से सस्ता है और ये बचाव और हमला दोनों मिशन करने में सक्षम है। जो हम यहाँ देख रहे हैं वह लागत, कुशलता और युद्ध क्षमता का मेल है, जो संक्षेप में यूक्रेन के उस तरीके को दर्शाता है जिससे वो रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों का विकास करता है। ये बदलाव जारी है। ईरान में हमें कई नए हथियारों की शुरुआत देखने को मिल सकती है। हालांकि ये हथियार अमेरिका द्वारा पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों की जगह नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें पूरा करेंगे। हालांकि यह बदलाव संभवतः अमेरिका को हर प्रकार के और भी ज्यादा ड्रोन विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा। फिर से इसका कारण यूक्रेन है। उसने दिखाया है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल लगभग हर कल्पनीय कार्य के लिए किया जा सकता है, जिससे अमेरिका इस क्षेत्र में पिछड़ने की असंभव सी स्थिति में आ गया है। अब फिर से ईरान में भड़के संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह स्पष्ट है कि होर्मुज जलडमरू मध्य अमेरिका और ईरान दोनों के लिए केंद्र बिंदु बनने जा रहा है। और ऐसा क्यों ना हो, इसी जलमार्ग में मची अफरा तफरी ने साल की शुरुआत में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को परिभाषित किया था, क्योंकि ईरान की सफल नाकाबंदी के चलते तेल की कीमतें आसमान छू गई थी और पूरी दुनिया में तनाव चरम पर पहुंच गया था, क्योंकि युद्ध ने खाड़ी देशों की तेल बेचने की क्षमता को सीमित कर दिया और कई पश्चिमी देशों को एक ऐसे संघर्ष को लेकर परेशान कर दिया जिसे वे अनावश्यक मानते थे। तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी है, CNBC रिपोर्ट करता है। यह कोई संयोग नहीं है कि कॉर्सेयर द्वारा किया गया पहला हमला होर्मुज जलडमरू मध्य में हुआ। आखिरकार जो भी इस जलमार्ग को नियंत्रित करेगा वही अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में विजेता बनेगा। दोनों पक्ष यह बात जानते हैं। ट्रंप ने पहले ही नाकाबंदी की घोषणा कर दी है, साथ ही जहाजों से 20% टैरिफ की मांग भी की थी, जिसे जल्दी ही वापस ले लिया गया। ईरान का कहना है कि वो इस जलडमरू मध्य के जरिए मध्य पूर्व के सभी तेल निर्यात को रोक देगा। ईरान ने भी अपनी तरफ से हमला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसने अमेरिका के हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में UAE के झंडे वाले तेल टैंकरों पर भी हमला किया है। ऐसा लगने लगा है जैसे फिर से वसंत 2026 आ गया हो। अमेरिका के लिए अब फर्क यह है कि उसके पास होर्मुज जलडमरू मध्य में एक नया हथियार है। ये हथियार कितना बड़ा बदलाव लाएगा ये देखना बाकी है। कॉर्सेयर स्पष्ट रूप से प्रभावी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसका इस्तेमाल तेज नावों का पीछा करने के लिए किया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स का अनुमान है कि ईरान के पास कहीं 500 से 1000 ऐसी नावें हैं। इन प्रकार की नावों का पीछा करने के लिए लगभग $1 मिलियन की लागत वाले समुद्री ड्रोन के बेड़े का इस्तेमाल करना अकार्यक्षम है और केवल संख्या के आधार पर यह संभव नहीं हो सकता। इसके बजाय अमेरिका शायद कॉर्सेयर का इस्तेमाल वैसे ही करने पर विचार कर सकता है जैसा कि हमने पहले देखा है। जब जरूरत हो तो बचाव कार्यों में और उन बंदरगाहों और तटीय ठिकानों पर हमलों में जिनका इस्तेमाल ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। यह तर्कसंगत है। ईरान की तेज नौकाओं को उनके स्रोत पर ही रोकना उनके शिपिंग पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर देता है। इससे अमेरिका को ईरान में वो सब करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है जो वो करना चाहता है, इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव फिर से वैसा ही भारी पड़ने लगे जैसा पहले पड़ा था। ये भी संभावना है कि कॉर्सेयर का इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारी जहाजों को सुरक्षा देने के लिए किया जा सकता है। US नेवल इंस्टीट्यूट ने जून में रिपोर्ट किया था कि हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने अमेरिका के समुद्री ड्रोन के लिए इसे अमेरिका के समुद्री ड्रोन के लिए एक संभावित उपयोग के रूप में सुझाया है और कहा, समिति का मानना है कि मानव संचालित सेना के जलयान को समर्पित मानव रहित सतही पोतों यानी USV की मदद मिल सकती है, जिससे बेहतर बल सुरक्षा, प्रारंभिक चेतावनी, निगरानी और रक्षात्मक प्रभाव मिल सकते हैं। साथ ही कर्मियों के लिए जोखिम भी कम हो सकता है। एक बात जो पूरी तरह से स्पष्ट है वो ये है कि कॉर्सेयर और शायद अन्य समुद्री ड्रोन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दूसरे चरण में शामिल किए जा रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से सीखा है और उसे पता है कि ये ड्रोन कितने बहुप्रकारी हो सकते हैं, और भले ही वह वही रणनीति लागू न कर पाए जो यूक्रेन ने काला सागर में रूस के खिलाफ इस्तेमाल की थी, क्योंकि ईरान के पास तेज नावों की संख्या ज्यादा है
लेकिन अमेरिका ने अभी हमें दिखा दिया है कि उसके समुद्री हमलावर कितने खतरनाक हो सकते हैं। हमारा अनुमान है कि बहुत जल्द हम अमेरिका के समुद्री ड्रोन द्वारा और भी तटीय हमले होते हुए देखेंगे। लेकिन इसके अलावा संभावनाएं बहुत सारी है और अमेरिका आगे क्या करता है ये शायद होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। हम यह भी देख सकते हैं कि अमेरिका ईरान युद्ध में कुछ और भी महंगा शामिल कर सकता है। विक्टोरिया से लेकर क्यूबेक तक यह संदेश पहुंच चुका है। कनाडा एक बड़ा बदलाव कर रहा है। अक्सर चाहे वह अनुचित हो या नहीं, कनाडा को एक ऐसी दूसरे दर्जे की सैन्य शक्ति के रूप में देखा जाता है जो अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर रहती है, ताकि वह एक अजीब तरह का शांतिवाद बनाए रख सके। अब कनाडा उस युद्ध की तैयारी कर रहा है जिससे हर कोई डरता है। अब और बजट संबंधी प्रतिबंध नहीं हो सकते। कनाडा को फिर से हथियारबंद होना होगा, फिर से निर्माण करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वो रूसी खतरे के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है, जो धीरे धीरे नाटो को सीधे प्रभावित करने के करीब आ रहा है। कनाडा में एक नया सैन्य युग शुरू हो गया है और वो संकेत भेज रहा है कि वो लड़ाई के लिए तैयार है। 6 जुलाई को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने नेटो शिखर सम्मेलन से पहले बात की, जहां उन्होंने नेटो सदस्य देशों के दर्जनों अन्य नेताओं से मुलाकात की ताकि यह चर्चा की जा सके कि पुतिन की लगातार आक्रामकता से उत्पन्न हुई कठिन भू राजनीतिक स्थिति से निपटने के लिए समूह को क्या करना चाहिए। कार्नी का संदेश स्पष्ट था। एक अधिक खतरनाक और विभाजित दुनिया में कनाडा को अपनी रक्षा करने, अपनी संप्रभुता सुरक्षित करने और अपने सहयोगियों का समर्थन करने के लिए और अधिक करना होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री ने घोषणा की और आगे जोड़ते हुए कहा कि वे दशकों पुराने विदेश नीति के फैसले, जिनमें कनाडा की सेना को इस धारणा के आधार पर तैयार किया गया था कि उसे हमेशा उसके सबसे शक्तिशाली साझेदार का समर्थन मिलेगा, अब खत्म हो चुके हैं। वे धारणाएं जिन्होंने दशकों तक कनाडाई रक्षा और विदेश नीति को आकार दिया था, अब उलट दी गई है। इतिहास फिर से पूरी ताकत के साथ लौट आया है। आखिरी पंक्ति भयावह रूप से सच है। पुतिन ने यूक्रेन पर अपने आक्रमण के साथ 3 दशकों बाद शीत युद्ध युग की भयावहताओं को फिर से सामने ला दिया है। अब डर यह है कि वह जल्द ही अपनी आक्रामकता को बढ़ाकर एक ऐसे युद्ध में बदल देंगे जो यूरोप और शायद बाकी दुनिया को भी अपनी चपेट में ले लेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्नी द्वारा कनाडाई नीति में पूरी तरह से बदलाव की घोषणा की जा रही है। दशकों तक कनाडा को नाटो की सबसे कमजोर कड़ियों में से एक माना जाता रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार इस बात में दम है। इस देश का एक लंबा इतिहास रहा है कि वो नाटो के रक्षा खर्च के लक्ष्य, जो सदस्य देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2% है, के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। हाल ही में 2025 तक कनाडा अपनी जीडीपी का केवल 1.37% ही रक्षा पर खर्च कर रहा था और 2006 में ये लक्ष्य बनाए जाने के बाद से वह नियमित रूप से नाटो के लक्ष्य से नीचे ही रहा है। ये 2026 में बदल गया है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना जल्दी हुआ। लेकिन कार्नी का ये ऐलान सिर्फ एक ऐसे देश की डींग नहीं है जिसमें हमेशा एक बड़ी सैन्य शक्ति बनने की क्षमता रही है। ये एक इरादे का बयान है। ये किसी भी संभावित दुश्मन के लिए एक संकेत है जो सुन रहा है कि कनाडा अब अपने पुराने ढर्रे पर चलने और नेटो में अपनी स्थिति पर निर्भर रहने के दिनों को खत्म कर रहा है और अब वह खुद को एक शक्तिशाली लड़ाकू ताकत के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है, जो उसके सामने आने वाले किसी भी युद्ध के लिए तैयार है। इस बारे में कोई गलतफहमी न रखे। कार्नी चाहते हैं कि पुतिन जान ले कि कनाडा अब जाग रहा है। वह एक नए दृष्टिकोण का संकेत दे रहे हैं जिसे AFCEA इंटरनेशनल 3 चरणों में वर्णित करता है। पुनर्निर्माण, फिर से हथियारों से लैस करना और निर्भरता कम करना। इसी बीच यह घोषणा हुई है कि कनाडा अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी नामक योजना के तहत $81 अरब खर्च करने जा रहा है। कार्नी ने कहा है कि अतीत का नियम आधारित व्यवस्था अब खत्म होती जा रही है और कनाडा को आने वाले किसी भी हालात के लिए तैयार रहना होगा। इसी को सुनिश्चित करने के लिए कनाडा ने डिफेंस इन्वेस्टमेंट एजेंसी या DIA बनाई है, जो उसकी नई रणनीति की निगरानी करेगी और यह एजेंसी 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे कनाडा नाटो के एक प्रमुख सदस्य के रूप में फिर से अपनी प्रमुखता हासिल कर सकेगा। ये स्तंभ AFCEA द्वारा बताए गए 3 चरणों के अंतर्गत आते हैं और वे हैं कनाडा के उद्योग साझेदारों के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करना, हथियारों के घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता देना, सैन्य नवाचार में निवेश करना, घरेलू साझेदारों के साथ काम करना और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना ताकि उन बाधाओं को दूर किया जा सके जो कनाडा की अपनी रक्षा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ये तो बुनियादी बातें हैं, लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आइए पुनर्निर्माण के पहलू से शुरू करते हैं। वो सैन्य शक्ति बनने के लिए जो उसे बनना चाहिए, रूस या किसी भी अन्य दुश्मन से मुकाबला करने का मौका पाने के लिए कनाडा को अपनी सेना को मजबूत करना होगा। इसकी शुरुआत भर्ती से होती है और ये वो क्षेत्र है जिसमें कनाडा ने चमकना शुरू कर दिया है। पॉलिटिको का कहना है कि कनाडा के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है क्योंकि देश की जनता कार्नी की मजबूत सेना बनाने की अपील को अपना रही है। इस बदलाव के परिणाम स्वरूप कनाडाई सेना में भर्ती होने वाले कनाडाई लोगों की संख्या खासकर युवा पीढ़ी में बढ़ी है। पिछले साल से लेकर 2026 की गर्मियों तक नामांकन में 13% की वृद्धि देखी गई है, जिसका एक कारण यह भी है कि कनाडा ने अपने सैनिकों को 20% वेतन वृद्धि देने के साथ साथ भर्ती होने वालों के लिए बेहतर सामाजिक सेवाएं और सैन्य आवास देने का वादा किया है। कनाडा की सेना पहले भी जरूरी नहीं कि कमजोर थी। ग्लोबल फायर पावर हर साल जिन 145 देशों का आकलन करता है, उनमें कनाडा को 28वां सबसे शक्तिशाली देश मानता है। हालांकि लगभग 4 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए 63,500 कर्मियों वाली सक्रिय सेना
हमेशा से ही एक तरह की कमजोरी मानी जाती रही है। मानव संसाधन के नजरिए से यह सेना पर्याप्त बड़ी नहीं है, खासकर अमेरिका की तुलना में, और कनाडाई लोग इसे तेजी से समझ रहे हैं। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार अब 63% कनाडाई मानते हैं कि देश को अपनी रक्षा पर पहले से ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, खासकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर, जिसके बारे में हम जल्द ही बात करेंगे। बीबीसी यह भी जोड़ता है कि कनाडाई सेना छोड़ने वाले सैन्य कर्मियों की दर भी अब घट रही है, जो कि बढ़ती भर्ती दर के साथ मेल खाती है। ये सब कनाडा के परिवर्तन के पुनर्निर्माण हिस्से के लिए बहुत जरूरी है। एक सेना को मजबूत करने के लिए सबसे पहले आपके पास जनता का समर्थन होनी चाहिए। लगता है कि कनाडा के पास यह है जो उसे निर्माण के लिए एक मजबूत आधार देता है, और निर्माण करना ही कनाडा कर रहा है। कनाडा ने 2035 तक अपनी आगामी खर्च प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट करने के लिए 58 पृष्ठों का एक रणनीति दस्तावेज तैयार किया है। इन प्रतिबद्धताओं में $180 अरब खरीद के लिए और $290 अरब देश के रक्षा बुनियादी ढांचे में लगाने के लिए शामिल है। दूसरे शब्दों में, शाब्दिक रूप से उन हथियारों और रक्षा प्रणालियों का निर्माण जिनकी कनाडा को आवश्यकता है अगर उसे किसी भी आगामी युद्ध में टिके रहने का मौका चाहिए। इसके अलावा यूरोमाइडन प्रेस की रिपोर्ट है कि कनाडा नए उपाय शुरू कर रहा है जो उसे रूस जैसे देशों द्वारा उत्पन्न हाइब्रिड युद्ध के खतरे से निपटने में सक्षम बनाएंगे। कनाडा की यूक्रेन में निवर्तमान राजदूत नतालिया स्मोट्स के अनुसार कनाडा ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर हाइब्रिड खतरे का मुकाबला करने के लिए 2 कार्यक्रम बनाए हैं। पहला, एक अकादमी है जो कनाडा को विश्लेषकों की एक श्रृंखला देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि देश और उसके रक्षा साझेदारों के बीच जानकारी साझा हो। दूसरा, एक फंड है जिसका उपयोग हाइब्रिड हमलों के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए किया जाएगा, विशेष रूप से वे संगठन और व्यक्ति जिनके पास रूस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हाइब्रिड युद्ध रणनीतियों जैसे हैकिंग का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। फिर से, यह सब बुनियादी काम है जो पुनर्निर्माण के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन निर्माण के साथ साथ कनाडा को वह महत्वपूर्ण काम भी करना होगा जो हर सेना को करना पड़ता है अगर वे उन शक्तियों से सम्मान पाना चाहती हैं जो उन्हें धमकाना चाहती हैं, यानी फिर से हथियारों से लैस होना। अधिक जनशक्ति और नए कार्यक्रम सब ठीक है, लेकिन इनका बड़े रूसी सैन्य बल के सामने ज्यादा मतलब नहीं है। जो पुतिन का ध्यान आकर्षित करेगा और कनाडा के किसी भी अन्य दुश्मन का भी, वो है हथियार, और वो भी बहुत सारे। लेकिन इससे पहले कि हम कनाडा के नए रक्षा दृष्टिकोण के पुनः शस्त्रीकरण पहलू में गहराई से जाएं, यह याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो यह जांचते हैं कि सत्ता कैसे काम करती है और बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियां हम सबको कैसे प्रभावित करती है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी रोजाना की वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। चलिए खर्च की बात करते हैं। हमने यह बताया था कि कनाडा अपने खर्च के मामले में वर्षों से नाटो के अन्य सदस्यों से पीछे रहा है और 2026 पहली बार है जब इस देश ने लंबे समय बाद नाटो के खर्च लक्ष्य को हासिल किया है और भी ज्यादा आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि कनाडा के 2025 के रक्षा बजट में 2030 तक देश की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने के लिए $60 अरब के अतिरिक्त खर्च का वादा किया गया है। कनाडा ने यह भी सहमति जताई है कि वह 2035 तक जीडीपी के 5% खर्च के नाटो के नए लक्ष्य को हासिल करेगा, जिसे रक्षा पर जीडीपी का 3.5% और अन्य 1.5% महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी निवेशों पर खर्च करके हासिल किया जाएगा, जैसे कि वे हाइब्रिड युद्ध का मुकाबला करने वाले कार्यक्रम जिनका हमने पहले जिक्र किया था। कुछ लोग कनाडाई सरकार की रक्षा खर्च योजनाओं में कथित पारदर्शिता की कमी की आलोचना करते हैं। हालांकि कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने कहा है कि जैसे जैसे कनाडा आगे बढ़ेगा और अधिक विवरण उपलब्ध कराए जाएंगे। हमें शैम्पेन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है और हमारे पास इस बात के भी कई संकेत हैं कि कनाडा अपनी योजना के पुनः शस्त्रीकरण वाले हिस्से में अपना अधिकांश पैसा कहां खर्च करने जा रहा है। एक बात तो यह है कि कनाडा खुद को यूरोप की रक्षा योजनाओं से मजबूती से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2025 में कनाडा ने यूरोपीय संघ की सुरक्षा कार्रवाई फॉर यूरोप या सेफ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अंतिम समझौता करने में सफलता पाई। इस $171 अरब के कार्यक्रम को पॉलिटिको ने हथियारों के लिए ऋण योजना के रूप में वर्णित किया है और ये कनाडा को संयुक्त रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं तक पहुंच देगा और कनाडाई कंपनियों को सेफ कार्यक्रम के तहत काम के लिए बोली लगाने की अनुमति देगा। दूसरे शब्दों में, ये कार्यक्रम कनाडा की नई रक्षा योजना के कई स्तंभों में योगदान देता है, जिसमें मौजूदा साझेदारों के साथ संबंधों को मजबूत करना और कनाडा के आंतरिक रक्षा निर्माण क्षेत्र का विकास शामिल है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। जहां तक नई हथियारों पर सीधे खर्च करने की बात है, कनाडा हाल के दिनों में इस पर कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर 6 जुलाई को आई थी। इसी दिन यह खबर आई कि कनाडा ने जर्मनी से 12 पनडुब्बियां खरीदने के लिए समझौता किया है, जिसे बीबीसी ने अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा सौदा बताया है। इस सौदे के जरिए कनाडा एक बड़ी नौसैनिक समस्या का सामना कर रहा है और वो ये है कि मौजूदा पनडुब्बियों में से केवल 4 में से एक ही समुद्र में चलने लायक है और ये कनाडा की अपनी रक्षा निर्माण क्षमता को मजबूत करने वाले उस बेहद अहम स्तंभ में भी योगदान देगा। इस सौदे पर सहमति तो बन गई है, लेकिन इसे अभी औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। इसमें कनाडा ने TKMS को अपनी पनडुब्बियों के आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना है। वह कंपनी गैर परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है, इसलिए कनाडा सबसे उन्नत पनडुब्बियों में निवेश नहीं करेगा। लेकिन असली बात यह नहीं है। मामला यह है कि कई सालों तक अपनी नौसेना को अपर्याप्त पनडुब्बियों के साथ जूझने देने के बाद अब कनाडा आखिरकार निवेश कर रहा है। एक बार पूरा हो जाने के बाद
ये 12 पनडुब्बियां कनाडा को किसी भी समय 3 पनडुब्बियों को संचालन में रखने की क्षमता देंगी, जिससे बाकी पनडुब्बियों के रख रखाव और मरम्मत के लिए जगह मिल सकेगी और इन पनडुब्बियों में बर्फ के नीचे संचालन की क्षमता होगी। एक ऐसे देश के लिए जो आर्कटिक क्षेत्र में रूस के साथ संघर्ष की उम्मीद करता है, यह बहुत जरूरी है। ये सौदा अभी शुरुआती चरण में है और हमें अभी तक नहीं पता कि कनाडा कितना खर्च करेगा या उसे पनडुब्बियां कब मिलेंगी। लेकिन 12 पनडुब्बियां सस्ती नहीं आती और खर्च करने की इस होड़ के साथ साथ कुछ और सौदे भी हैं जो हमें दिखाते हैं कि कनाडा किस तरह से अपनी सेना को फिर से हथियारों से लैस कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि जून में कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया के साथ $1.76 अरब का सौदा किया, जिसमें एक ओवर द होराइजन रडार सिस्टम खरीदा जाएगा जो देश की आर्कटिक क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा की योजनाओं के लिए भी अहम साबित हो सकता है। ऐसे भी सुझाव है कि कनाडा स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर जेट्स खरीदने पर विचार कर सकता है, खासकर स्वीडन के शाही परिवार की कनाडा यात्रा के बाद। ये अफवाह तब आई है जब कनाडा ने 2025 में अमेरिका से 88 F-35 खरीदने के सौदे को उन राजनीतिक तनावों के कारण रोक दिया है जिनका हम जिक्र कर रहे थे। और भी है, मार्च में यह रिपोर्ट आई थी कि कनाडा ने कोल्ट कंपनी के साथ $307 मिलियन का सौदा किया है, जिसके तहत 30,000 नई सेना की राइफलें खरीदी जाएंगी। इन सभी राइफलों का निर्माण कनाडा में ही किया जाएगा। इस सौदे में 35,000 और राइफलें खरीदने का विकल्प भी है और इसके तहत कनाडा अपनी 35 साल पुरानी राइफलों को बदल देगा। पुराने की जगह नया लाया जा रहा है और इसके साथ साथ कनाडा के घरेलू विनिर्माण को भी एक बार फिर बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब के अलावा और अमेरिका के साथ तनाव के बावजूद कनाडा ने जून में पुष्टि की थी कि वह $2.6 अरब के सौदे में 26 हाइमार्स रॉकेट लॉन्चर खरीदेगा, जिसमें गोला बारूद, प्रशिक्षण, समर्थन भी शामिल है और स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है कनाडा अपने निवेश की बातों को अमल में ला रहा है और ये तो बस शुरुआत है। 2026 वो साल है जब कनाडा ने आखिरकार अपने नेटो दायित्वों को पूरा करना शुरू किया और यहाँ से वो और अधिक खर्च करेगा। नई पनडुब्बियां, फाइटर जेट, राइफलें, रडार और रॉकेट लॉन्चर सभी एक ऐसी सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने जा रहे हैं जो बहुत लंबे समय से जड़वत रही है। आने वाले कुछ महीनों और वर्षों में हमें उम्मीद है कि हम कनाडा के नए हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च करने के बारे में और भी बहुत कुछ सुनेंगे। इसके साथ ही हम कनाडा के 3 आर्स में से आखिरी पर आते हैं, निर्भरता। खास तौर पर ये उसी चीज के बारे में है जिसका हमने पहले भी कई बार जिक्र किया है। कनाडा अपनी रक्षा को जितना हो सके अमेरिका से अलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और कनाडा के रिश्तों में पूरी तरह से टूटन आ जाएगी। अगर ऐसा होता तो कनाडा हाइमार्स लॉन्चर नहीं खरीद रहा होता। हालांकि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभाला है तब से इन दोनों उत्तर अमेरिकी देशों के बीच कूटनीतिक हालात कुछ उतार चढ़ाव भरे रहे हैं और इस बदलाव ने कनाडा को यह दिखा दिया है कि वह हमेशा यह मानकर नहीं चल सकता कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका अपने उत्तरी पड़ोसी की रक्षा के लिए तैयार और इच्छुक रहेगा। वो रिश्ता जो कभी चट्टान की तरह मजबूत लगता था, ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों बाद उम्मीद से कहीं ज्यादा नाजुक साबित हुआ। ट्रंप प्रशासन ने फरवरी 2025 में कनाडा पर टैरिफ लगा दिए, यह दावा करते हुए कि कनाडा को अवैध आव्रजन और फेंटानिल की सीमा पार तस्करी रोकने के लिए और अधिक करना चाहिए। अगले कुछ महीनों में ट्रंप ने कनाडा को अपने में मिलाने की बात करना शुरू कर दिया। मजाक में हो या गंभीरता से, ट्रंप के बयानों ने बहुत से लोगों को चिंता में डाल दिया था। कार्नी ने एक भू राजनीतिक टूटन के बारे में बात की है और अपनी बढ़ी हुई खर्च के बावजूद कनाडा को पेंटागन से आलोचना मिली है। मई में एल्ब्रिज कोल्बी, जो पेंटागन के रक्षा नीति के अंडर सेक्रेटरी हैं, ने कनाडा की कड़ी आलोचना की, यह दावा करते हुए कि देश अपने रक्षा प्रतिबद्धताओं पर विश्वसनीय प्रगति करने में विफल रहा है। इस वीडियो में हमने जो कुछ भी चर्चा की है उसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से गलत है और यह संबंधों में भी मदद नहीं करता। अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि वह परमानेंट जॉइंट बोर्ड ऑन डिफेंस में अपनी भागीदारी को रोक रहा है ताकि वह यह पुनर्मूल्यांकन कर सके कि यह मंच उत्तरी अमेरिका की साझा रक्षा के लिए कैसे लाभकारी है। ऐसा लगता है कि परमानेंट बस नाम भर था। महाद्वीपीय सुरक्षा पर यह सलाहकार बोर्ड 1940 से अस्तित्व में है और अमेरिका का भले ही पूरी तरह से बाहर न निकलते हुए अपनी भागीदारी रोकना एक और संकेत है जिसे कनाडा ने बहुत गंभीरता से लिया है। कनाडा सिर्फ युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा है, वो एक ऐसे संभावित भविष्य के लिए भी तैयारी कर रहा है जहां अमेरिका के साथ उसकी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी शायद तब पर्याप्त न हो अगर कभी कनाडा पर हमला हो जाए। तो इन सब में हम जो देख रहे हैं वह ये है कि कनाडा अपनी ओर से संकेत भेज रहा है। आलोचनाओं के बावजूद कनाडा निवेश कर रहा है, उसकी सेना हर महीने मजबूत होती जा रही है क्योंकि कनाडा उस युद्ध के लिए तैयार हो रहा है जिसकी वह उम्मीद करता है कि कभी नहीं आएगा, लेकिन जिसके लिए उसे तैयार रहना जरूरी है। लेकिन वह युद्ध किसके साथ होगा? क्या हमें ये सवाल पूछने की भी जरूरत है? कनाडा में बहस अब इस बात पर नहीं है कि रूस के साथ युद्ध शुरू होगा या नहीं, बल्कि इस पर है कि कब होगा। आइए स्पष्ट रहे, पुतिन के सैनिकों को कनाडा पर धावा बोलने के लिए भेजने की संभावना नहीं है, कम से कम लंबे समय तक तो नहीं। यूक्रेन के बाद जो भी युद्ध आने वाला है वह कम से कम शुरुआत में यूरोप में ही लड़ा जाएगा। लेकिन कनाडा भी नाटो का सदस्य है, ठीक वैसे ही जैसे कई यूरोपीय देश जो पुतिन के निशाने पर है।
अगर पुतिन पोलैंड जैसे किसी देश पर हमला करते हैं या बाल्टिक या नॉर्डिक देशों की जमीन पर आक्रामक कार्रवाई करते हैं तो संभावना है कि कनाडा से भी समर्थन देने के लिए कहा जाएगा। साथ ही वो आर्कटिक वाला पहलू भी है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। जैसे जैसे उत्तरी शिपिंग मार्ग खुलने लगते हैं, रूस और कनाडा दोनों ही अपनी दावेदारी जताना चाहते हैं। इससे टकराव की स्थिति पैदा होगी और कनाडा को खुद को मजबूत रखना होगा ताकि रूस पूरे देश पर हावी न हो जाए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कनाडा ने ऑपरेशन रीएश्योरेंस के तहत लातविया में लगभग 2000 सैनिक तैनात किए हैं और उन सैनिकों पर किसी भी हमले को कनाडा पर हमला माना जाएगा। हाल के हफ्तों में रूस ने भी कनाडा की कड़ी आलोचना की है, जिससे केर्नी और उनकी टीम की चिंता बढ़ाने वाला भू राजनीतिक तनाव और भी बढ़ गया है। 10 जून को रूस ने कनाडा को युद्ध भड़काने वाला कहा और यूक्रेन के साथ ड्रोन उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उचित प्रतिक्रिया की धमकी दी। जब भी कोई देश कुछ ऐसा करता है जो पुतिन को पसंद नहीं आता तो इस तरह की रूसी धमकियां आम बात है। लेकिन यह तथ्य कि पुतिन कनाडा को इतनी सीधे तौर पर धमकी देने को तैयार है, यह दिखाता है कि रूस के नेता को अमेरिका की उस प्रतिक्रिया की चिंता नहीं है जो आमतौर पर ऐसी डराने की कोशिश के बाद आती थी। एक राज्य की असली प्रकृति जो शांति प्रिय होने से बहुत दूर है उजागर हो गई है, बल्कि वह युद्ध प्रिय है जो किसी भी तरह से इस खूनी संघर्ष को और भड़काने की कोशिश कर रहा है। हम उपयुक्त जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने समझौता होने के बाद यह घोषणा की। संक्षेप में, कनाडा का लड़ाई के लिए तैयार होना सही है। ऐसा लगता है कि रूस एक लड़ाई शुरू करने के इरादे में है। नाटो के मुद्दे पर वापस आते हुए कनाडा को भी तैयार रहना चाहिए कि अगर पुतिन यूरोप में किसी नाटो सदस्य पर हमला करते हैं तो वो अपनी ताकत दिखा सके। रूस ने जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में बाल्टिक और नॉर्डिक देशों के साथ साथ पोलैंड को भी उकसाया है। पोलैंड को तो अमेरिका से यहाँ तक चेतावनी मिल चुकी है कि रूस आने वाले हफ्तों में ड्रोन हमले से लेकर जमीनी घुसपैठ तक कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। नाटो के अंदर कुछ लोग, जिनमें जर्मनी के आर्मी चीफ क्रिश्चियन फ्रोइडेनथालर भी शामिल है, मानते हैं कि रूस दशक के अंत तक किसी नाटो सदस्य पर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा, उससे पहले नहीं। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 5 लागू हो जाएगा और कनाडा को उस पर हमला झेल रहे देश की मदद के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पहले कनाडा तैयार नहीं होता था, लेकिन अब ये बदल रहा है। अब कनाडा उस युद्ध में अपनी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है जिसके आने से हर कोई डरता है और ये तैयारियां अभी बस शुरू ही हुई हैं। 21वीं सदी के युद्ध सिर्फ भौतिक मोर्चों और युद्ध के मैदानों पर ही नहीं लड़े जाते, ये साइबर स्पेस में भी लड़े जाते हैं। विशेष रूप से प्रशिक्षित हैकरों की सेनाएं और साइबर युद्ध कमांड अपने दुश्मनों के खिलाफ जासूसी से लेकर बुनियादी ढांचे को बाधित करने और सूचना युद्ध तक की आक्रामक और रक्षात्मक डिजिटल गतिविधियां अंजाम देती हैं। दुनिया की कई बड़ी ताकतें जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम इन गतिविधियों में शामिल हैं। हालांकि इन देशों में से अधिकांश अपने हैकिंग विशेषज्ञों की भर्ती, प्रशिक्षण और तैनाती को लेकर उनके पास सख्त सीमाएं और नियम होते हैं। हालांकि रूस ऐसे किसी भी नियम या नैतिक संहिता का पालन नहीं करता। इसकी संघीय सुरक्षा सेवा FSB सबसे बुरे अपराधियों को भी सक्रिय रूप से भर्ती करता है। आपराधिक हैकरों को जेल भेजने के बजाय अपनी टीम में शामिल करता है। स्कैमर, कार्डर, मैलवेयर डेवलपर, रैंसमवेयर ऑपरेटर, हैकिंग ग्रुप्स जो कंपनियों के नेटवर्क में कमजोरियां ढूंढते हैं, उनकी सुरक्षा को भेदते हैं और अवैध रूप से व्यापारिक रहस्य और संवेदनशील डेटा चुरा लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में रूस के वार्षिक सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान कलाकार बताया था। उन्होंने कहा, वे कलाकारों की तरह हैं। अगर उनका मूड अच्छा हो तो वे सुबह उठते हैं और अपनी तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। हैकर्स भी ऐसे ही होते हैं। वे सुबह उठते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कुछ घटनाक्रमों के बारे में पढ़ते हैं और अगर उनके अंदर देशभक्ति की भावना है तो वे अपनी तरह से, जैसा वे सही समझते हैं, रूस के खिलाफ बुरा बोलने वालों से लड़ाई में अपना योगदान देने की कोशिश करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उसी भाषण के दौरान पुतिन ने यह भी दावा किया कि रूस राज्य स्तर पर हैकिंग में शामिल नहीं है और हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं। इसके विपरीत हम देश के अंदर इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुतिन के मुंह से निकलने वाली कई बातों की तरह ये भी जाहिर है एक खुला झूठ था। भले ही क्रेमलिन अपनी अवैध गतिविधियों को छुपाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे साबित करने के लिए सचमुच ढेरों सबूत मौजूद हैं। ये सिर्फ राज्य प्रायोजित हैकिंग में ही शामिल नहीं है, बल्कि जब बात ऐसे हैकरों को काम पर रखने की आती है जिनका अवैध और पूरी तरह से अनैतिक गतिविधियों का सिद्ध इतिहास है, तो उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती। ज्यादातर देश इस तरह से अपनी साइबर युद्ध गतिविधियां नहीं चलाते। उदाहरण के लिए अमेरिका में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ
साइबर सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा एजेंसी या होमलैंड सिक्योरिटी विभाग जैसी एजेंसियों में सरकारी हैकर की भूमिका के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जटिल होती है, जिसमें विस्तृत पृष्ठभूमि जांच और कठिन परीक्षाएं शामिल होती हैं, ताकि सबसे बेहतरीन उम्मीदवारों को बाकी से अलग किया जा सके। वहीं चीन में सरकार अक्सर देश की प्रमुख IT कंपनियों से सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को खोजने के लिए हेडहंटिंग पर निर्भर रहना पसंद करती है। यहाँ तक कि उन देशों में भी जिन्हें कुछ कम ईमानदार और अधिक भ्रष्ट माना जाता है, जैसे ईरान और उत्तर कोरिया, वहाँ भी स्पष्ट प्रक्रियाएं लागू हैं। उदाहरण के लिए सेना प्रतिभाशाली IT विशेषज्ञों की भर्ती और प्रशिक्षण में भूमिका निभा सकती है, या बाल प्रतिभाओं को प्रतिष्ठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूलों में स्थान दिया जा सकता है और उन्हें गहन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा सकता है। तरीकों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन कम से कम कुछ नियम तो हमेशा लागू होते हैं। हालांकि रूस में ऐसा लगता है कि वहाँ केवल एक ही नियम है जो वास्तव में मायने रखता है: राज्य के खिलाफ कुछ भी मत करो। जब तक हैकर्स उस नियम का पालन करते हैं, यानी अपनी कोशिशें दुनिया के अन्य देशों की संस्थाओं को निशाना बनाने में लगाते हैं, न कि रूसी बैंकों, व्यवसायों या खुद क्रेमलिन को, तब तक उन्हें जो चाहे करने की इजाजत मिल जाती है और वे बच निकलते हैं। कुछ को तो FSB में पद और सुविधाएं भी मिल जाती हैं। ये कमोबेश दशकों से ऐसे ही चला आ रहा है, इंटरनेट के शुरुआती दिनों से ही। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में रूस में पहले से ही एक बड़ा हैकिंग समुदाय था और कई रूसी हैकरों को विद्रोही या स्वतंत्र सोच वाले कहा जा सकता था। कई हैकर सत्ता विरोधी थे, जैसे दुनिया के अन्य देशों के हैकर, और वे अपनी अनोखी क्षमताओं का इस्तेमाल जानकारी के स्वतंत्र प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए करना चाहते थे। फिर हालांकि एक बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी, जिसने रूसी हैकिंग जगत का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। वो घटना थी दूसरा चेचन युद्ध। अगस्त 1999 में चेचनिया के इस्लामी मुजाहिदीन लड़ाकों ने रूसी गणराज्य दागिस्तान में हथियारबंद घुसपैठ की, ताकि उस क्षेत्र में अलगाववादी विद्रोहियों का समर्थन किया जा सके। वे एक संयुक्त दागिस्तान और चेचनिया बनाना चाहते थे, जो इस्लामी सरकार के तहत काम करे और उस क्षेत्र से सभी रूसियों को बाहर निकाल दे। रूसी सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक संक्षिप्त लड़ाई हुई, जिसमें रूसी सेना की भारी ताकत विद्रोहियों और अलगाववादियों के लिए संभालना बहुत मुश्किल साबित हुई। संघर्ष वहीं खत्म हो सकता था, लेकिन सितंबर 1999 4 रूसी शहरों में अपार्टमेंट में बम धमाकों की एक श्रृंखला हुई, जिसमें सैकड़ों नागरिक मारे गए। इन घटनाओं के इर्द गिर्द कुछ असंगतियों और रहस्यों के बावजूद, साथ ही बम धमाकों को चेचन विद्रोहियों से जोड़ने वाले सबूतों की स्पष्ट कमी के बावजूद, उस समय के रूसी प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन स्वयं इन घटनाओं का इस्तेमाल एक बहाने के तौर पर करते हुए चेचनिया पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया और क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण का दावा किया। और इस तरह एक खूनी जंग शुरू हुई, जो लगभग 1 दशक तक चली, जिसमें दसियों हजार लोग हताहत हुए और अंततः रूस ने नियंत्रण स्थापित कर चेचनिया में अपनी सरकार बिठा दी। स्वाभाविक रूप से रूसी टीवी चैनलों पर अपार्टमेंट बम धमाकों के बाद के दृश्य दिखाए जा रहे थे। एक राष्ट्रीय अखबार की हेडलाइन इन अत्याचारों के लिए चेचन विद्रोहियों को दोषी ठहरा रही थी, तो रूसी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुस्से में था और पूरी तरह से क्रेमलिन की सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रहा था। कुछ लोगों ने तो अपना समर्थन और भी आगे बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए हैकरों के एक समूह ने, जो खुद को साइबेरियन नेटवर्क ब्रिगेड कहते थे, चेचन बलों के खिलाफ अपनी खुद की साइबर युद्ध अभियान शुरू करने का फैसला किया। टॉम्स्क पॉलिटेक्निक के छात्र दिमित्री अलेक्जेंड्रोव के नेतृत्व में स्थापित 7 लोगों की इस टीम ने चेचन वेबसाइटों पर अराजकता फैलाने के लिए अपेक्षाकृत साधारण हैकिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया। वे मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS अटैक पर निर्भर थे, जिसमें किसी खास वेबसाइट पर बहुत बड़ी संख्या में रिक्वेस्ट भेजी जाती थी, ताकि उसके सर्वर ओवरलोड हो जाएं और वो काम करना बंद करते। उन्होंने डिफेसमेंट अटैक भी किए, जिसमें कुछ वेबसाइटों पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस हासिल करके उनकी शक्ल या कंटेंट बदल दिए जाते थे। उस समय रूसी मीडिया नियमित रूप से इस ग्रुप की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करती थी, जिसमें कॉक्सस सेंटर वेबसाइट के होम पेज को डिफेस करना भी शामिल था, जिसमें चेचन विद्रोहियों के अपने अनुयायियों, समर्थकों और संभावित भर्ती होने वालों के लिए संदेश होते थे। इस बीच चेचन मीडिया का तर्क था कि इन हमलों के पैमाने को देखते हुए ये शायद स्वतंत्र शौकिया लोगों का काम नहीं था, बल्कि किसी राज्य प्रायोजित समूह का था। वास्तव में उन्होंने रूसी FSB पर इन हमलों को अंजाम देने का आरोप भी लगाया। ये कभी भी किसी भी तरह से निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ, लेकिन ये रूस की सुरक्षा सेवा का अपराधी हैकरों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ने का पहला बड़ा मामला था। और निश्चित रूप से ये आखिरी बार नहीं था। वास्तव में जैसे ही 90 के दशक का अंत हुआ और नया सहस्त्राब्दी शुरू हुआ, विभिन्न अन्य रूसी हैकिंग समूह और अकेले हैकर सामने आने लगे, जिन्होंने अपने हमलों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकें और उपकरण विकसित किए। मसिलानिया ईमेल वॉर्म जैसे टूल्स। इसे 2002 में जारी किया गया था। इस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर ने पहले के मेलिसा वायरस द्वारा लोकप्रिय की गई तकनीकों का उपयोग किया,
हैकरों ने इसका नाम लोकप्रिय रूसी एनिमेटेड किरदार मास्यान्या के नाम पर रखा और इसे ईमेल अटैचमेंट के रूप में फैलाया। अटैचमेंट्स पहली नजर में मासूम लगते थे, लेकिन अगर किसी पीड़ित ने उन पर क्लिक किया तो उनकी मशीन संक्रमित हो जाती थी और वायरस खुद की एक कॉपी पीड़ित की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद सभी लोगों को भेजकर फैल जाता था। इन संक्रमित मशीनों ने मिलकर बोटनेट्स बना लिए, जो संक्रमित डिवाइसेस का एक विशाल नेटवर्क होता है, जिसे साइबर अपराधी DDoS जैसे हमलों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे जैसे रूसी हैकिंग समुदाय विकसित हुआ और फैला, नए चेहरे आगे आए जो इसका नेतृत्व करने लगे। उन नेताओं में से एक थे पीटर लेवेरोफ, जिन्हें सेवेरा के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेट के स्वयंभू स्पैम किंग। और ये उपनाम कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिया गया था। लेवाशोव के स्पैम संदेशों ने दुनिया भर के अनगिनत लोगों को प्रभावित किया। 2000 के दशक की शुरुआत में अगर आपके पास सक्रिय ईमेल अकाउंट था तो संभव है कि आपने कम से कम एक, अगर सैकड़ों नहीं तो स्पैम संदेश जरूर पाए होंगे, जिनका स्रोत इसी व्यक्ति तक जाता है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर बोटनेट्स में से कुछ का मालिक था। अपने अलग अलग कार्डिंग और स्पैमिंग स्कीम्स के जरिए सेवेरा रूसी साइबर अपराधी साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंच गया और वो पूरी आजादी के साथ काम करता था। यहाँ तक कि अपनी सेवाओं के लिए सार्वजनिक दामों की सूची और विज्ञापन भी ऑनलाइन साझा करता था। रूसी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने जरूर ये सामग्री देखी होगी और वे सेवेरा के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इससे पहले कि हम समझाएं क्यों, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने का सही समय है। अब वजह यह है कि FSB ने लेवाशोव को सीधे जेल में क्यों नहीं डाला, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि उसकी प्रतिभा कितनी उपयोगी हो सकती है, खासकर जब उसने सिविल एंटी टेरर नाम का एक हैक्टिविस्ट ग्रुप बनाया। मूल रूप से इस आंदोलन की स्थापना अलग अलग हैकर समूहों को एक साझा बैनर के तहत एकजुट करने के लिए की गई थी, ताकि वे आसानी से काम कर सकें और चचन्या के खिलाफ हमलों का बेहतर समन्वय कर सकें। जैसे जैसे समय बीतता गया और साइबर सुरक्षा बेहतर होती गई, वैसे वैसे रैंडम DDoS हमले और रीपैकेज किए गए वायरस कम प्रभावी होते गए। इसलिए रूसी हैकरों को अपने विरोधियों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए और ज्यादा सूझबूझ से काम करना पड़ा। सेवरस के मार्गदर्शन में उन्होंने चेचनों के खिलाफ पूरी ताकत से हमला किया। फिर उन्होंने अपना ध्यान उन दूसरे लक्ष्यों की ओर केंद्रित करना शुरू किया जो क्रेमलिन के भी दुश्मन थे, जैसे रूसी विपक्षी पार्टियां, स्वतंत्र मीडिया साइट्स, गैर सरकारी संगठन और यहाँ तक कि वे विदेशी देश भी जिन्हें रूस के शासन की आलोचना करने वाला माना जाता था। सेवेरोव के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो राजनीतिक पार्टियों पर हमला कर रहा है या दुनिया भर के अजनबी लोगों को जल्दी अमीर बनने वाले स्पैम संदेश भेज रहा है। ये सब किसी न किसी तरह से उसके लिए फायदेमंद था और इसमें इस्तेमाल होने वाले तरीके लगभग एक जैसे ही थे। कई सालों तक अफवाहें फैलती रहीं कि सेवेरो जरूर किसी तरह फ्रीलांस या ठेकेदार के रूप में रूसी सरकार के लिए काम कर रहा है, खासकर 2007 में जब उसके विशाल बोटनेट्स का इस्तेमाल एस्टोनिया पर एक बड़े साइबर हमले के लिए किया गया था। कई साल बाद नाशी आंदोलन और सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी के राजनेताओं ने इस हमले में अपनी भूमिका स्वीकार की और सेवेरोव ने भी ये मान लिया कि वो पार्टी के साथ काम कर रहा था। और उसके बाद सबूत लगातार बढ़ते गए। एस्टोनिया हमले के लगभग उसी समय मॉस्को के एक प्रोग्रामर जिसका नाम एंटोन नोस्कोव था, उसने सेवेरोव की सिविल एंटी टेरर वेबसाइट की एक कॉपी बनाने का फैसला किया ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसका विश्लेषण किया जा सके। जब असली वेबसाइट आखिरकार हटा दी गई, तब भी नोस्कोव की कॉपी बनी रही। फिर मई 2007 में उसे रूस की नेशनल एंटी टेररिस्ट कमेटी के एक आदमी का फोन आया जो FSB की एक शाखा है। उसने कहा कि उसके नियोक्ता सेवेरा के साथ सहयोग करने में बहुत रुचि रखते हैं और उसने उसका संपर्क विवरण मांगा। नोस्कोव इसमें मदद करने में रुचि नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने अपनी कहानी स्वतंत्र पत्रकारों के साथ साझा करने का फैसला किया और इस तरह उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये खुलासा कर दिया कि रूस की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी सक्रिय रूप से खतरनाक हैकरों को काम पर रख रही है। और लेबोवशोव तो बस एक प्रोटोटाइप थे। आने वाले वर्षों में कई और कहानियां सामने आई जिनमें आपराधिक हैकर समूहों और कुछ खास व्यक्तियों से FSB द्वारा संपर्क किया गया ताकि उन्हें उनके अपराधों के लिए सजा न दी जाए, बल्कि गुप्त सरकारी सौदे देकर पुरस्कृत किया जाए। हालांकि हर मामले में विवरण अलग अलग थे, लेकिन इन कहानियों में से कई एक जानी पहचानी रणनीति के अनुसार ही चली। आपराधिक हैकर पहले अपने अवैध कामों के जरिए नाम कमाते थे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड चोरी, स्पैम ऑपरेशन, बॉटनेट बनाना, बड़े वेबसाइट्स को हैक करना, DDoS हमलों को अंजाम देना या मालवेयर और वायरस फैलाना। ये वास्तव में उनकी क्षमताओं को साबित करने का तरीका था। फिर कई लोगों ने राजनीतिक रूप से प्रेरित हमले करना शुरू कर दिया, चाहे वो चेचन वेबसाइट्स पर हमले हों, नाटो देशों के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ या अन्य लक्ष्यों पर। ये उनका तरीका था ये दिखाने का कि उनकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से मेल खाती है। एक बार जब FSB ने ऐसे हैकरों की पहचान कर ली जिनके पास असाधारण कौशल थे और जिनकी रुचियां उनसे मेल खाती थीं, तो वे उनसे संपर्क करते थे। कभी कभी अनौपचारिक या गुप्त सहयोग की पेशकश करते थे, लेकिन कई बार वे उन्हें सीधे एजेंसी की लगातार बढ़ती और शक्तिशाली हैकर सेना में भर्ती कर लेते थे।
ये सभी के लिए फायदेमंद था। हैकरों को सरकारी सुरक्षा और अभियोजन से आजादी का लाभ मिलता है, जिससे वे अपनी अवैध गतिविधियां जारी रख सकते हैं। उन्हें क्रेमलिन की ओर से काम करने का जो सम्मान, पैसा और ताकत मिलती है, उसका भी आनंद मिलता है। वहीं दूसरी ओर राज्य को साइबर अपराध की दुनिया के सबसे अनुभवी और विशेषज्ञ ऑपरेटरों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, जिनके पास पहले से तैयार बॉटनेट्स, मैलवेयर और आपराधिक ढांचा होता है, जिससे वे अपने दुश्मनों के खिलाफ, चाहे वे घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय, आक्रामक अभियान और सूचना युद्ध चला सकते हैं। और चूंकि इसका बहुत कुछ गुप्त रूप से किया जाता है, इसलिए राज्य कुछ हद तक विश्वसनीय इनकार की गुंजाइश भी बनाए रखता है। क्रेमलिन के पास अंततः शक्ति भी बनी रहती है। अगर कभी उसके द्वारा रखे गए साइबर भाड़े के सैनिक अपनी उपयोगिता खो देते हैं, तो एफएसबी उनके खिलाफ आसानी से कार्रवाई कर सकता है, जिसमें मुकदमा चलाना, कैद करना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना शामिल हो सकता है। ऐसा ही मामला दिमित्री डुकाचेव का था, जिसे फॉब के नाम से भी जाना जाता है। फॉब एक छोटे शहर से आया था और उसने जीवन में बहुत जल्दी हैकिंग शुरू कर दी थी। वो वीडियो गेम खेलने का शौकीन था और मुफ्त इंटरनेट पाने के लिए उसने एक स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाता को हैक कर लिया था। उसकी एक आदत थी कि वो अपनी करतूतों का दस्तावेजीकरण करता था, ब्लॉग पोस्ट, लेख लिखता था और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी देता था, ताकि अपने साइबर अपराध के करियर का ब्यौरा साझा कर सके। उदाहरण के लिए 2002 में उसने एक रूसी हैकिंग मैगजीन के लिए काम करना शुरू किया। साथ ही वो एक कार्डिंग ऑपरेशन भी चला रहा था। वो अक्सर वेबसाइटों में घुसपैठ करने का घमंड करता था और जल्द ही अपने हैकिंग से कमाए गए पैसों के दम पर एक शानदार जिंदगी जीने के लिए मॉस्को चला गया। एक रात फॉब और उसके कुछ दोस्त रूसी राजधानी में निगरानी कैमरों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन पर कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने धावा बोल दिया। पता चला कि उन अधिकारियों में से एक एफएसबी के साथ काम करता था और जब उसने फॉब से बातचीत शुरू की तो आपसी लाभकारी संबंध की नींव रखी गई। आने वाले वर्षों में फॉर्ब्स एजेंसी के एक सक्रिय सहयोगी बन गए और अंततः कर्मचारी की भूमिका तक पहुंच गए। एफएसबी के सूचना सुरक्षा केंद्र में, जहां उन्हें निगरानी रखने, ढूंढने और उन अन्य साइबर अपराधियों को भर्ती करने का काम सौंपा गया, जिनमें उन्हें राज्य के साइबर ऑपरेशनों के लिए जरूरी कौशल और सोच नजर आती थी। वो अपना समय हैकर फोरम्स पर बिताते थे, अन्य यूजर्स की पोस्ट पढ़ते थे, ऐसे लोगों की तलाश करते थे जो प्रतिभाशाली होने के साथ साथ देशभक्त भी हों, इससे पहले कि वे उन्हें क्रेमलिन के साथ सहयोगी सौदे की पेशकश करें। बताया जाता है कि उन्होंने ये काम 1 दशक से भी ज्यादा समय तक किया और इस दौरान अज्ञात संख्या में आपराधिक हैकरों की भर्ती की। हालांकि 2016 में फॉर्ब्स एफएसबी के लिए संपत्ति से ज्यादा बोझ बनते नजर आए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर संयुक्त राज्य अमेरिका को गोपनीय जानकारी स्थानांतरित करने का आरोप लगाया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, ये दावा करते हुए कि उन्हें सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो रूस के इतिहास को देखते हुए पूरी तरह से संभव है। लेकिन ये उन्हें 6 साल की जेल की सजा से बचाने के लिए काफी नहीं था। ये सोचना तर्कसंगत होगा कि फॉर्ब्स की कहानी उन अन्य हैकरों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करनी चाहिए, जो सरकार के साथ काम करने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं लगा कि इससे उनमें से कई लोग एफएसबी के सौदे स्वीकार करने से हतोत्साहित हुए हों, जब भी उन्हें ये सौदे पेश किए गए। फॉर्ब्स की गिरफ्तारी के बाद के दशकों में ऐसे कई दर्ज मामले सामने आए हैं और निश्चित रूप से कई और भी हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं हैं, जिनमें हैकर और हैकिंग समूह रूसी सरकार के साथ अनौपचारिक समझौते करते हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग पश्चिमी देशों के चुनावों में हस्तक्षेप जैसी गतिविधियों में या दोनों देशों के बीच युद्ध के दौरान यूक्रेनी वेबसाइटों को हैक करने में करते हैं। डिजिटल प्रचार फैलाने, संवेदनशील जानकारी चुराने और फिरौती के हमले करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए कुख्यात ईविल कोर हैकिंग ग्रुप है, जिसकी अगुवाई एक व्यक्ति करता है जिसका नाम मैक्सिम याकुबेट्स है, जिन्हें रूसी मीडिया में अक्सर उस हैकर के रूप में बताया जाता है जिसने $100 मिलियन चुराए और जो मॉस्को की सड़कों पर बिना किसी गिरफ्तारी के डर के लैम्बोर्गिनी चलाता है। क्यों? क्योंकि उनकी शादी एक पूर्व उच्च पदस्थ एफएसबी अधिकारी की बेटी से हुई है, जिन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल न सिर्फ ईविल कोर को मुकदमे से बचाने के लिए किया, बल्कि उसे एजेंसी के साथ जोड़ भी दिया। कई रिपोर्टों में ये आरोप लगाया गया है कि एफएसबी ने वर्षों से ईविल कोर को सक्रिय रूप से डिजिटल जासूसी और नेटो देशों के खिलाफ आक्रामक साइबर हमलों का काम सौंपा है। बदले में इस समूह को बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों, जबरन वसूली, रैनसमवेयर और बड़े पैमाने पर चोरी करने की छूट दी गई है। उतना ही कुख्यात हैक्टिविस्ट समूह किलनेट भी है। मुख्य रूप से टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से संचालित होने वाला किलनेट मार्च 2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध के शुरुआती चरणों के दौरान बना था और इसने यूक्रेन के सहयोगी माने जाने वाले देशों जैसे रोमानिया, मोल्दोवा, नॉर्वे, लातविया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और सरकारी वेबसाइटों पर कई DDoS और साइबर हमले किए हैं। इस समूह या इसके रहस्यमय नेता किल मिल्क को एफएसबी से जोड़ने वाला कोई स्पष्ट ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि कई शोधकर्ताओं का मानना है कि भले ही किलनेट सीधे सुरक्षा सेवा के साथ काम नहीं कर रहा हो, लेकिन उसे क्रेमलिन से किसी न किसी स्तर की सुरक्षा जरूर मिली हुई है,
क्योंकि उनके हित काफी हद तक मेल खाते हैं। ये रूस की साइबर युद्ध रणनीति की डरावनी सच्चाई है। ये कानूनी चैनलों के जरिए प्रतिभाशाली तकनीकी विशेषज्ञों की भर्ती करने, देश की प्रमुख IT कंपनियों में से सर्वश्रेष्ठ लोगों को हेडहंट करने या शीर्ष तकनीकी विश्वविद्यालयों में व्हाइट हैट हैकरों को प्रशिक्षित करने के बारे में नहीं है। इसके बजाय ये एक घिनौना भूमिगत धंधा है जिसमें सरकारी एजेंसियां शामिल होती हैं जो संदिग्ध आपराधिक समूहों के साथ मिलकर काम करती हैं। अंधेरे में सौदेबाजी की जाती है जिससे हैकर वायरस फैलाना और लाखों लोगों को ठगना जारी रख सकते हैं, बशर्ते वे क्रेमलिन के लिए भी थोड़ा बहुत काम कर दें। क्रेमलिन के कामकाज के कई अन्य पहलुओं की तरह ये काम करने का एक भद्दा और घिनौना तरीका है, लेकिन यही तो पुतिन शासन से हमारी उम्मीद भी है। जब रूस ज़ापोरिजिया में और अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था तो उसे ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ना तो यूक्रेनी सैनिक, ना ही ड्रोन। वहाँ कोलंबियाई लोग इंतजार कर रहे थे। बेहद प्रशिक्षित भाड़े के सैनिक जिन्होंने अपने देश के जंगलों में अपनी क्षमताओं को निखारा है, अब यूक्रेन में है और उन्होंने अभी अभी कुछ अद्भुत कर दिखाया। रूसी सैनिक मरने लगे, एक पोजीशन वापस ले ली गई। लेकिन असली कहानी सिर्फ ज़ापोरिजिया में क्या हुआ यही नहीं है। असली बात यह है कि कोलंबिया में क्या हो रहा है। ऐसे कई दिलचस्प कारण हैं जिनकी वजह से इस देश के इतने सारे सैनिक यूक्रेन जा रहे हैं। आप इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं स्टेपनोगोर्स्क की ओर। जुलाई भर में रूसी पैराट्रूपर्स धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इस छोटी सी बस्ती में घुसपैठ करना शुरू कर चुके थे। पहले एक शानदार और व्यापक मुक्ति हमले में बाहर निकाले जाने के बाद वे रूसी सैनिक बेताबी से किसी भी इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके साथी पुतिन को यह खुशखबरी दे सके कि स्टेपनोगोर्स्क एक बार फिर उनके नियंत्रण में है। पैराट्रूपर्स गांव को नियंत्रित करने से बहुत दूर थे, लेकिन घुसपैठिए खतरनाक होते हैं और इस खास समूह ने जली हुई इमारतों और अन्य छुपने की जगहों में छोटे छोटे ठिकाने बनाना शुरू कर दिया था, जिससे वे यूक्रेनी बलों पर गोलीबारी कर सके और घात लगाकर उन्हें फंसा सके। इन घुसपैठियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे कितना नुकसान कर सकते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि स्टेपनोगोर्स्क जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कोई आम गांव नहीं है। स्टेपनोगोर्स्क से E105 हाईवे तक पहुंच मिलती है और इसके जरिए ज़ापोरिजिया के अंदर तक जाने का एक संभावित रास्ता खुलता है। अगर रूस इस गांव पर कब्जा करने में सफल हो जाता है तो वह इसे एक लॉजिस्टिकल हब और नीप्रो नदी के पार हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है और आखिरकार खुद ज़ापोरिजिया तक पहुंच सकता है। पुतिन के घुसपैठियों का मकसद साफ था, यूक्रेन को उन्हें खत्म करना था। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद यूक्रेन ने इस ऑपरेशन के लिए टैक्टिकल ग्रुप रिवांश का इस्तेमाल करने का फैसला किया। यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस की एक यूनिट, यह ग्रुप युद्ध की शुरुआत से ही सक्रिय है और माना जाता है कि इसका आकार लगभग एक रेजिमेंट जितना है, यानी इसमें 501 से 1500 सदस्य हैं। लेकिन रिवांश को खास बनाने वाली बात यह है कि इसमें कौन सदस्य बनता है। यूक्रेनी सैनिक इस टैक्टिकल ग्रुप का हिस्सा नहीं है। सदस्य दूर दूर से आकर इस अंतर्राष्ट्रीय यूनिट में शामिल होते हैं। टैक्टिकल ग्रुप रिवांश ने पहले ही युद्ध पर अपनी छाप छोड़ दी है। रूसी आक्रमण के शुरुआती दिनों से ही इस ग्रुप को कीव में तैनात किया गया था और इसने होस्टोमेल की लड़ाई में रूसी सेना की शुरुआती बढ़त को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में इस ग्रुप ने कीव ओब्लास्ट के रुडिंस्का को आजाद कराया और ये खार्किव और चासिव यार में भी कार्रवाई कर चुका है। साथ ही डोनेट्स्क किलेबंदी के पास भी लड़ाई लड़ी है। ये सैनिक अनुभवी, प्रतिभाशाली है और रूसी घुसपैठियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। अब टैक्टिकल ग्रुप रिवांश के कोलंबियाई सैनिक ज़ापोरिजिया में हैं और उन्होंने अभी अभी स्टेपनोगोर्स्क में रूसी घुसपैठियों को बर्बाद कर दिया। समूह की 28 जुलाई की टेलीग्राम पोस्ट सब कुछ उजागर करती है। ये पहचानने के बाद कि रूसी घुसपैठिए स्टेपनोगोर्स्क में घुसने में कामयाब हो गए थे, टैक्टिकल ग्रुप रिवांश ने जल्दबाजी नहीं की। घुसपैठिए कहीं जाने वाले नहीं थे, उनका काम था कहीं छुपने की जगह ढूंढना और फिर आपूर्ति और अतिरिक्त बल के आने का इंतजार करना। दोनों ही चीजें आने में अभी बहुत समय था, इसलिए रिवांश के सदस्यों ने इस मौके का फायदा उठाकर व्यापक टोही की और रूसी कब्जाधारियों की हर गलती का फायदा उठाकर उनकी स्थिति का सटीक पता लगाया। जैसे ही रिवांश को पता चल गया कि रूसी कहाँ हैं, FPV ड्रोन छोड़ दिए गए। बार बार वे ड्रोन रूसी ठिकानों पर जाकर टकराए, जिससे अंदर मौजूद पैराट्रूपर्स को साफ हो गया कि उनकी पोल खुल चुकी है। वे पैराट्रूपर्स जो पहले ही मुश्किल हालात में थे तब हैरान रह गए जब उन्होंने युद्ध के मैदान में स्पेनिश भाषा सुनी। रिवांश ने ड्रोन हमलों के बाद कोलंबियाई सैनिकों के नेतृत्व में जमीनी हमला किया। उस हमले से पहले रूसी सैनिकों को विकल्प दिया गया था, या तो अभी आत्मसमर्पण कर दो या फिर लड़ाई में मारे जाओ। पैराट्रूपर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए यूक्रेन के कोलंबियाई सैनिकों ने उन बंकरों और खाइयों में ग्रेनेड फेंके जहां रूसी सैनिक छिपे हुए थे। लड़ाई के बाद का एक दृश्य कैमरे में कैद हो गया। हम देखते हैं कि यूक्रेन के विदेशी लड़ाके एक इमारत में प्रवेश करते हैं और पैराट्रूपर्स के किसी निशान के लिए सावधानी से चारों ओर तलाश करते हैं। लड़ाई में एक रूसी सैनिक मारा गया, दूसरा पकड़ा गया। ऑपरेशन सटीक और घातक रूप से प्रभावी था। यह जानकारीपूर्ण भी साबित हुआ। हम फुटेज से देखते हैं कि पकड़ा गया सैनिक पहले से ही घायल है, उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। वह सैनिक एक भूमिगत झोपड़ी जैसी जगह में छिपने की कोशिश कर रहा है। जब उसे पाया जाता है, उसके हाथ ऊपर उठे होते हैं
वह सबसे पहली बात जो कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्या आपके पास पानी या कुछ पीने के लिए है? यही बात दिखाती है कि पुतिन अपने सैनिकों को किन हालात से गुजारते हैं। अतीत में घुसपैठियों को आपूर्ति और पानी की कमी की कहानियां सामने आई है। मई 2025 में खेरसोन में रूसी सैनिकों को सप्लाई लाइन पूरी तरह से टूट जाने के बाद इतनी बुरी हालत में देखा गया कि वे गंदा पानी पीने का जोखिम उठाते हुए गड्ढों से पानी पीते पकड़े गए, क्योंकि प्यास से मरने की बजाय उन्हें गंदा पानी पीना बेहतर लगा। अब हम देखते हैं कि स्टेपनोगोर्स्क में एक स्पष्ट रूप से घायल सैनिक अपने बंदी बनाने वालों से कुछ पीने को गिड़गिड़ा रहा है। उस पैराट्रूपर को पानी और एक सिगरेट दी जाती है और फिर उसे कोलंबियाई और यूक्रेनी संयुक्त बलों द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। इसके बाद हुई पूछताछ का वीडियो भी मौजूद है। पकड़े गए पैराट्रूपर अपने बारे में सब कुछ बता देता है और ऐसा करते हुए वह ये उजागर कर देता है कि पुतिन और उनके साथी असल में एक सैनिक से क्या चाहते हैं। बचपन में वो अपने भाई के साथ अनाथालय पहुंच गया क्योंकि उनकी माँ उन्हें संभाल नहीं पाई और टूट गई। वो भाई भी सेना में है और कुर्स्क दिशा में लड़ रहा है। पकड़े गए सैनिक ने ये खुलासा किया कि अनाथालय पहुंचने से पहले उसके पिता ने उसे बचपन से ही वोडका पीने दी थी। पिता पड़ोसी पर हमला करने और उसे लगभग मार डालने के कारण जेल पहुंच गए। सैनिक ने 7 साल की पढ़ाई के बाद स्कूल छोड़ दिया था, यानी वह स्नातक नहीं कर पाया। वह अपनी पहली ही मिशन पर था जब उसे स्टेपनोगोर्स्क में पकड़ लिया गया और जब पुतिन के बारे में पूछा गया तो सैनिक ने बताया कि वास्तव में रूसी होना कैसा है, वोट देने का क्या मतलब है, पुतिन तो हमेशा जीतेंगे ही, और जब वह और उसके साथी सत्ता में होते हैं तो वे इस सैनिक जैसे लोगों को ढूंढते हैं, कम पढ़े लिखे, टूटे हुए परिवारों से आने वाले, पैसों के लिए मजबूर। अगर शोषण करने का कोई तरीका हो तो रूस के भर्ती करने वाले उस पर टूट पड़ते हैं। और ये सब इसलिए पता चला क्योंकि यूक्रेन ने स्टेपनोगोर्स्क में कोलंबियाई सैनिकों की एक घातक टुकड़ी तैनात की थी। इससे हम यहाँ की दूसरी बड़ी कहानी पर आते हैं, या यूं कहें कि बड़े सवाल पर। आखिर कोलंबियाई सैनिक यूक्रेन के मोर्चे की इस नरक जैसी जगह पर लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसके कई जवाब है और आप जल्द ही जानेंगे कि ये सिर्फ कुछ कोलंबियाई लड़ाकों के देश में जाने का मामला नहीं है, वहाँ हजारों हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, आपको याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आपको ऐसी और कवरेज मिलती रहे। कोलंबिया यूक्रेन के लिए जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि ये दोनों देश इतने करीबी सहयोगी नहीं है कि कोलंबिया रूस के खिलाफ यूक्रेन का सक्रिय रूप से समर्थन करे। उस देश के सैनिक यूक्रेन में आकर उन लोगों के साथ लड़ते हैं जिनके साथ उन्हें एक खास तरह की आत्मीयता महसूस होती है, और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। बोगोटा के शहर के अखबार ने फरवरी में खुलासा किया था कि अब कोलंबियाई लोग यूक्रेन में प्रवेश करने वाले विदेशी सैनिकों का सबसे बड़ा दल बन गए हैं। टैक्टिकल ग्रुप रिवांच में भी वे बड़ी संख्या में हैं और कई अन्य यूनिट्स में भी जो मोर्चे पर लड़ रही हैं। उस समाचार स्रोत का कहना है कि इस समय करीब 2000 कोलंबियाई नागरिक यूक्रेन की सेना में सक्रिय रूप से सेवा दे रहे हैं और पुतिन द्वारा आक्रमण शुरू करने के बाद से कुल मिलाकर 7000 तक कोलंबियाई वहां सेवा कर चुके हैं। समाचार स्रोत बताता है कि यूक्रेन द्वारा भर्ती किए गए सभी विदेशी सैनिकों में से लगभग 1/4 कोलंबियाई है। इस एक देश के सैनिक भी यूक्रेन का समर्थन करने के लिए मरने को तैयार है। अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित 300 से 550 कोलंबियाई सैनिक यूक्रेन की आजादी के लिए लड़ते हुए मोर्चे पर मारे गए हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्यों? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, हालांकि पैसे से जरूर मदद मिलती है। फ्रांस 24 ने एक सैनिक से बात की जिसका नाम डैरो है, जो 8 साल की सेवा के बाद कोलंबिया की सेना छोड़ चुका है। डैरो कहते हैं कि उनके देश में उनके काम की तनख्वाह बहुत कम है। जहां तक यूक्रेन की बात है, ब्रिगेड हमारे हवाई टिकट बोगोटा में रहने की व्यवस्था करती है और हमारे लिए कानूनी रूप से यात्रा करने के सारे कागजात तैयार करती है, वे कहते हैं। वे आगे जोड़ते हैं, जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैंने तुरंत यह मौका लपक लिया। यही वो चीज थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। वास्तव में कोलंबियाई सैनिक के लिए पैसे बहुत अच्छे नहीं है। देश की सेना में मिड लेवल अधिकारी सक्रिय सेवा के दौरान लगभग $1000 प्रति माह कमाते हैं। एक सामान्य सैनिक को इससे भी बहुत कम मिलता है, सिर्फ $400 प्रति माह। कोलंबिया में सैन्य पेंशन भी पूर्व सैनिकों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। तनख्वाह अक्सर आधी हो जाती है और कोलंबिया में अपने सैनिकों को सुरक्षा या नागरिक जीवन में वापस लाने के लिए जो कुछ कार्यक्रम है वे भी पर्याप्त नहीं है। अधिकांश लोग पूर्व सैनिकों को निजी सुरक्षा के क्षेत्र में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह क्षेत्र पहले से ही भरा हुआ है। नौकरियां बहुत कम मिलती है और जब भी कोई मौका आता है तो वहाँ काम के लिए पूर्व सैनिकों की पूरी फौज प्रतिस्पर्धा कर रही होती है। इस स्थिति की तुलना यूक्रेन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से करें। डायरो द्वारा बताए गए सभी शुरुआती लाभों के अलावा जो लोग यूक्रेन में लड़ने के लिए साइन अप करते हैं उन्हें ट्रेनिंग शुरू करते ही वेतन मिलना शुरू हो जाता है। यह वेतन लगभग $490 था, जो उस ट्रेनिंग के लिए था जो अधिकतम 6 हफ्ते तक चल सकती है, जो पहले से ही एक कोलंबियाई सैनिक के लिए फुल टाइम वेतन के बराबर है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। यूक्रेन के लिए लड़ाई में भाग लेने वाले सैनिकों की सैलरी $3000 से लेकर $5000 प्रति माह तक होती है, जो कोलंबियाई सेना में औसत मिड लेवल अधिकारी के वेतन से कहीं ज्यादा है। यूक्रेन साइनिंग बोनस भी देता है जो कभी कभी $25000 तक का होता है। साथ ही $3,50,000 का डेथ बेनिफिट भी है, जो किसी सैनिक के युद्ध में मारे जाने पर उसके परिवार को दिया जाता है। जून में यूक्रेन ने अपनी फ्रंटलाइन फोर्सेस के लिए पे एज यू फाइट सिस्टम भी लागू किया।
अब जो सैनिक सक्रिय युद्ध अभियानों में हिस्सा लेते हैं वे हर महीने $10,000 से ज्यादा कमा सकते हैं। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट है। ये न केवल यूक्रेन में औसत वेतन से लगभग 30 गुना ज्यादा है, बल्कि ये उस स्तर की तनख्वाह है जिसकी एक कोलंबियाई सैनिक अपने देश से कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता। सिर्फ पैसा ही आकर्षक नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत कुछ है। यूक्रेन में लड़ रहे कई कोलंबियाई सैनिकों के लिए मकसद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पैसा। डायरो ने फ्रांस 24 से बात करते हुए यह बात बहुत स्पष्ट कर दी। हम इसे सेवा की भावना से कर रहे हैं, वो इस चैनल को बताते हैं। साथ ही ये एक महान उद्देश्य है कि हम अपने झंडे के बजाय उस लोगों के झंडे के नीचे जाकर लड़े जो हमले का शिकार है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई पड़ोसी मेरे घर में घुसा है। यूक्रेन जाने वाले हजारों कोलंबियाई लोगों में यह भावना बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं है, और ये इस ओर इशारा करती है कि ये सैनिक अपने ही देश में कैसा महसूस करते हैं, खोए हुए, उद्देश्यहीन और उपेक्षित। कोलंबिया लंबे समय तक एक ऐसा देश रहा था जिसे अपने सैनिकों की जरूरत थी, लेकिन 2016 की शांति संधि के बाद कई सक्रिय सेवा में रहे सैनिकों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है और उन्हें पर्याप्त वेतन भी नहीं मिल रहा है। कोलंबियाई सैनिकों ने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यमन और सूडान जैसे अन्य देशों में भी लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसी क्षमताएं विकसित करने में लगा दी जिनका उनके अपने देश में पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अलावा पुनर्वास का वह मुद्दा भी है जिसका हमने पहले जिक्र किया था। एक कोलंबियाई सैनिक जिसे अपने ही देश में 2 दशकों तक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनों का अनुभव हो सकता है, जब वो अपनी 30 या 40 की उम्र में सेवा से रिटायर होता है तो उसकी सरकार उसे पूरी तरह से अनदेखा कर देती है। नागरिक अर्थव्यवस्था में उनके लिए कोई जगह नहीं है सिवाय पहले से भरे हुए निजी सुरक्षा क्षेत्र के। ये क्षेत्र कोलंबिया के पूरे सकल घरेलू उत्पाद का 1% से अधिक हिस्सा है और इसमें लाखों लोग काम करते हैं। लेकिन यही तो पूरी बात है। कोलंबिया में निजी सुरक्षा क्षेत्र जितना बड़ा है, ये क्षेत्र भरा हुआ है, नौकरियां दुर्लभ है और कोलंबिया द्वारा लागू किए गए अन्य पुनर्वास कार्यक्रम देश के पूर्व सैनिकों को काम दिलाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। कोलंबिया पूरे हालात से खुश नहीं है। पूर्व कोलंबियाई सैनिकों को यूक्रेन या किसी और के लिए भाड़े का सैनिक बनने से रोकने के लिए कई कानूनी ढांचे लागू किए गए हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने यहाँ तक दावा किया है कि यूक्रेन के सैनिक कोलंबियाई लोगों के साथ हीन नस्ल की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें तोप का चारा बनाकर भेजा जाता है। संख्याओं के अनुसार इसका कोई ठोस सबूत नहीं है जो दिखाता है कि यूक्रेन में प्रवेश करने वाले कोलंबियाई सैनिकों में से केवल 1/4 हिस्सा ही युद्ध में मारा जाता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि पुतिन खुद ये दावा कर चुके हैं कि पेट्रो एक संभावित अच्छे साझेदार हो सकते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति के पास अपने देश के सैनिकों की सुरक्षा और भलाई से परे भी कोई प्रेरणा हो सकती है। फिर भी कोलंबिया अपने सैनिकों को यूक्रेन जाने से रोकने की कोशिश कर रहा है। दिसंबर 2025 में देश की प्रतिनिधि सभा ने यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के भाड़े के सैनिकों के खिलाफ कन्वेंशन की पुष्टि करने के लिए मतदान भी किया। ये कन्वेंशन 1989 से अस्तित्व में है, इसलिए ये अजीब है कि कोलंबिया अब जाकर जो हो रहा है उसे एक समस्या के रूप में देख रहा है। हालांकि ये कानून यूक्रेन को भर्ती करने से नहीं रोकता। अटलांटिक काउंसिल का कहना है कि जो लोग यूक्रेन की इंटरनेशनल लीजन में लड़ते हैं या यूक्रेन की नियमित आक्रमण इकाइयों का हिस्सा है, उन्हें इसी कन्वेंशन के तहत भाड़े के सैनिक नहीं माना जाता। आखिरकार ऐसा लगता है कि पेट्रो मुद्दे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कोलंबिया में हजारों सैनिक हैं जिन्हें लगता है कि उनकी क्षमताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, उन्हें वह मुआवजा नहीं मिल रहा है जिसके वे हकदार हैं, और जब उनकी सेवा समाप्त हो जाती है तो उनका देश उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में असफल रहता है। इसलिए ये सैनिक यूक्रेन के लिए लड़ने में अपना उद्देश्य पाते हैं और यूक्रेन कोलंबियाई सैनिकों को अपनी सशस्त्र सेनाओं में शामिल करने में बहुत खुश है। ये उल्लेखनीय है कि लैटिन अमेरिका से यूक्रेन में शामिल होने वाले पहले सैनिकों ने अपनी मर्जी से ऐसा किया था, जैसा कि फ्रांस 24 ने बताया है। ये केवल तब हुआ जब एक आधा अर्जेंटीनी आधा यूक्रेनी सैनिक जिसका नाम नजार था ने और लोगों को लाने की योजना शुरू करने में मदद की। तब यूक्रेन ने महाद्वीप से सक्रिय रूप से भर्ती करना शुरू किया। यूक्रेन यह तर्क देगा कि वह केवल अवसर प्रदान करता है, फैसला करना सैनिकों के ऊपर है। ये सब हमें उस असाधारण हमले की ओर वापस ले जाता है जो कोलंबियाई सैनिकों ने अपने यूक्रेनी साथियों के साथ मिलकर स्टेपनोहॉर्स्क में किया था। ये हमला सफल रहा, एक को पकड़ लिया गया और अधिक जानकारी जुटाई गई और रूसी घुसपैठियों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। यूक्रेन के लिए यह एक बड़ी जीत है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब रूस ज़ापोरिजिया के उन लक्ष्यों पर हमला करने से और दूर हो गया है जिन्हें वह निशाना बनाना चाहता था। हालांकि स्टेपनीहिर्स्क अभी भी सुरक्षित नहीं है, बल्कि इससे बहुत दूर है। इस गांव को यूक्रेन युद्ध के अधिकांश समय तक लड़ाई का सामना करना पड़ा है और एक समय पर रूस ने स्टेपनीहिर्स्क के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। यह स्थिति मई 2026 में बदल गई, जब यूक्रेनी बलों ने एक शानदार अभियान चलाकर स्टेपनीहिर्स्क को रूसी कब्जाधारियों से मुक्त करा लिया। कई हमलों की एक श्रृंखला ने रूसी सेनाओं को पीछे धकेल दिया, जिससे गांव में कुछ समय के लिए स्थिति स्थिर हो गई। रूस की मोर्चाबंदियां तब ढह गई जब यूक्रेन ने एक खोज और नष्ट करने का अभियान चलाया, जिसमें हवाई टोही और सटीक फायरिंग का इस्तेमाल करके रूसी सैनिकों को जकड़ लिया गया। इसके बाद इमारतों के अंदर जांच की गई ताकि जो भी सैनिक बचे हों उन्हें मार दिया जाए या पकड़ लिया जाए। यह अभियान बहुत हद तक वैसा ही था जैसा हमने जुलाई में यूक्रेन के कोलंबियाई सैनिकों को करते देखा था, बस यह कहीं बड़े पैमाने पर हुआ। ये पता नहीं चल पाया है कि यूक्रेन ने इस अभियान के इस चरण में अपने कोलंबियाई दल का इस्तेमाल किया या नहीं। फिर भी पुतिन ने स्टेपनीहिर्स्क को छोड़ने का इरादा नहीं किया है।
वो ऐसा कर भी नहीं सकते। ये गांव जापोरिजिया के बाकी हिस्से के लिए उनकी योजनाओं में अहम भूमिका निभाता है। मई के अंत की ओर कर्नल व्लादिस्लाव वोलोशिन, जो यूक्रेन की दक्षिणी रक्षा बलों के प्रवक्ता हैं, उन्होंने खुलासा किया कि पुतिन ने 7वीं एयर असोल्ट डिवीजन को स्टेपानहिर्स्क दिशा में भेजा है, जिनको जून के अंत तक गांव पर कब्जा करने का विशेष आदेश दिया गया है। संभवतः इसी डिवीजन के सैनिक थे जिन्हें यूक्रेन के कोलंबियाई सैनिकों ने जुलाई में पकड़ लिया या मार गिराया। जहां तक जून तक स्टेपानहिर्स्क पर कब्जा करने की बात है तो वह साफ तौर पर नहीं हुआ। यह भी पुतिन द्वारा बनाई गई एक और पागलपन भरी और अवास्तविक समय सीमा थी, जिसे अब तक उन्हें समझ जाना चाहिए था कि वह कभी पूरी नहीं होने वाली थी। जहां तक स्टेपानहिर्स्क में अभी क्या हो रहा है, हमने देखा कि रूस गांव में घुसपैठियों को चुपके से भेजने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यूक्रेन निगरानी कर रहा है और उन घुसपैठियों को मार गिराने का कोई भी मौका मिलने का इंतजार कर रहा है। और अभी जापोरिजिया में रूस नहीं बल्कि यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। ये युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW के अनुसार है। अपनी 29 जुलाई की रूसी आक्रामक अभियान की समीक्षा में ISW ने कहा कि यूक्रेनी बलों ने पश्चिमी जापोरिजिया में पहले की 1 तारीख में आगे बढ़त बनाई थी। 20 जुलाई को प्रकाशित और जून 2026 की तारीख वाली संग्रहित भूस्थित फुटेज में दिखाया गया है कि यूक्रेनी बलों ने ओरिखिव के पश्चिम में स्टेपनोहॉर्स्क के उत्तर पूर्वी हिस्से में रूसी कब्जे वाली इमारतों को खाली कराया। ये संकेत देता है कि यूक्रेनी बलों ने पहले इस क्षेत्र में आगे बढ़त बनाई थी। तो ऐसा लगता है कि पुतिन की सेनाएं स्टेपनोहॉर्स्क पर कब्जा करने के उतने ही करीब है जितनी मई में थी, जब यूक्रेन ने उन सैनिकों के अधिकांश हिस्से को बाहर निकाल लिया था। अब पुतिन के चमचों के सामने और भी बड़ी समस्या है। अच्छी तरह से प्रशिक्षित और घातक कोलंबियाई सैनिक यूक्रेन के साथ मिलकर गांव को मुक्त रखने के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सैनिक ऐसे दुश्मन के हाथों मारे जा रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और संभावना है कि सैकड़ों नहीं तो हजारों और कोलंबियाई सैनिक जल्द ही यूक्रेन पहुंच जाएंगे। हमने आपको अभी स्टेपानहिर्स्क की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी है, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूक्रेन ने सबसे पहले इस गांव को कैसे आजाद कराया, अगर आप ऐसे हैं तो हमारे पास आपके लिए जानकारी है। जब स्टेपानहिर्स्क की आजादी हुई थी, हमने उस पर रिपोर्ट की थी और बताया था कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण था। ड्रामेटिक युद्ध क्षेत्र की फुटेज और जापोरिजिया के लिए लड़ाई में उस बस्ती का क्या महत्व है, इसकी गहरी समझ आपका इंतजार कर रही है। यहाँ खत्म करने के बाद उस वीडियो को जरूर देखें, लेकिन जाने से पहले हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप मिलिट्री शो पर हमारे रोजाना आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।